हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्डी साइड। आज हम फिजिक्स बुक 2 का कंप्लीट रिवीजन करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे जेईई और नीट दोनों के लिए अहम है। हम इसमें लाइट के सफर को समझेंगे, वो कैसे चलती है, कैसे टकराती है और कैसे अलग अलग चीजों से गुजरकर अपना रास्ता बदलती है। रेडी हो? लेट्स बिगिन। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम चैप्टर 9 शुरू कर रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम लाइट और रेस के बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। फिर हम स्फेरिकल मिरर्स से होने वाले रिफ्लेक्शन को समझेंगे। उसके बाद आएगा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा फॉर न्यूमेरिकल्स, द मिरर इक्वेशन। अगले सेक्शन में हम रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में डाइव करेंगे, यानी जब लाइट बेंड होती है। और आखिर में हम एक बहुत ही कमाल के फिनोमेनॉन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या टीआईआर को एक्सप्लोर करेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था टू गिव यू अ क्लियर ओवरव्यू ऑफ टुडेज लेसन। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, लाइट एंड रेज द बेसिक्स। यहाँ हम लाइट के फंडामेंटल नेचर को समझेंगे। देखो बच्चों, पूरा ऑप्टिक्स लाइट के आसपास घूमता है, तो आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये लाइट है क्या। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था टू बिगिन आवर फर्स्ट सेक्शन ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ लाइट। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो आखिर लाइट है क्या? फंडामेंटली लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो छोटा सा हिस्सा है जिसे हमारी आंखें देख पाती हैं, जिसे हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसकी वेवलेंथ रेंज लगभग 400 से 750 नैनोमीटर तक होती है। इसकी दो खास बातें याद रखो। पहली, ये हमेशा एक सीधी लाइन में चलती है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, इसीलिए हमें शैडोज दिखती हैं। और दूसरी, इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है। वैक्यूम में इसकी स्पीड है c, जो कि लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। सोचो, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। ये यूनिवर्स की स्पीड लिमिट है, इससे तेज कुछ नहीं चल सकता। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था टू डिफाइन लाइट एंड इट्स की प्रॉपर्टीज। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब दो अहम टर्म्स क्लियर कर लेते हैं, रे और बीम। जब हम लाइट के स्ट्रेट लाइन पाथ को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो, उस एक सिंगल पाथ को हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। पर रियल लाइफ में एक सिंगल रे नहीं होती। जब आप टॉर्च ऑन करते हो तो उससे एक रे नहीं निकलती, बल्कि बहुत सारी रेज का एक बंडल निकलता है। इस बंडल ऑफ रेज को हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था टू क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन अ रे एंड अ बीम। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। हम सबने प्लेन मिरर देखा है, लेकिन जब लाइट एक कर्व्ड सरफेस जैसे एक स्पून के अंदर या बाहर वाली साइड से टकराती है तो क्या होता है, यहाँ हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था टू स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन रिफ्लेक्शन। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। रिफ्लेक्शन के दो फंडामेंटल लॉज हैं जो हमेशा, आई रिपीट, हमेशा वैलिड होते हैं, चाहे सरफेस प्लेन हो या कर्व्ड। पहला लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, यानी नॉर्मल के साथ आने वाली रे जितना एंगल बनाएगी, जाने वाली रे भी उतना ही एंगल बनाएगी। दूसरा लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट 2 मार्क क्वेश्चन आता है, सो इन लॉज को अच्छे से याद कर लेना। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था टू रिवाइज द फंडामेंटल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। बच्चों, अब स्क्रीन पर बहुत ध्यान से देखिए। ये है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, और ये न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये गलत तो पूरा सवाल गलत। रूल नंबर 1, सारे डिस्टेंसेस मिरर के पोल यानी सेंटर से नापे जाएंगे। पोल हमारा ओरिजिन है। रूल नंबर 2, इंसिडेंट लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है वो डायरेक्शन पॉजिटिव मानी जाएगी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव। सोचो, लाइट लेफ्ट से राइट जा रही है तो राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। रूल नंबर 3, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की हाइट्स पॉजिटिव होंगी और नीचे की हाइट्स नेगेटिव। बिल्कुल ग्राफ पेपर की तरह इन रूल्स को हमेशा बिना भूले फॉलो करना है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था टू एस्टैब्लिश द रूल्स फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस एंड हाइट्स इन ऑप्टिक्स। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब देखते हैं दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स का बेसिक नेचर। लेफ्ट साइड में है कॉन्केव मिरर। ध्यान से देखिए, जो भी पैरेलल रेज आ रही हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं, यानी कन्वर्ज हो रही हैं, इसीलिए कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और जिस पॉइंट पर ये मिलती हैं उसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब राइट साइड में देखो, ये है कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद फैल जाती हैं, यानी डाइवर्ज हो जाती हैं, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। यहाँ रेज असल में मिलती नहीं, बल्कि पीछे एक्सटेंड करने पर फोकस से आती हुई लगती हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था टू शो द प्राइमरी एक्शन ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स ऑन पैरेलल लाइट रेज। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो अब एक नेचुरल सवाल उठता है। हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, फोकस F और सेंटर ऑफ कर्वेचर C। पोल से फोकस तक की दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ F, और पोल से सेंटर तक की दूरी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर R। तो इन दोनों F और R में आखिर क्या रिश्ता है, चलिए इसे अगले स्लाइड में डिराइव करते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था टू पोज द क्वेश्चन वी आर अबाउट टू आंसर विद द डेरिवेशन। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे अहम हिस्से पर, द मिरर इक्वेशन। ये एक ऐसी मैजिकल इक्वेशन है जो ऑब्जेक्ट की दूरी u, इमेज की दूरी v और मिरर की फोकल लेंथ f को आपस में जोड़ती है। इस एक फॉर्मूला से आप किसी भी स्फेरिकल मिरर के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था टू इंट्रोड्यूस द कोर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर्स। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो ये रहा हमारे पिछले सवाल का जवाब। इस डेरिवेशन में हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल I इक्वल्स टू एंगल R और सिंपल ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ एक छोटा सा अजम्पशन लेते हैं कि रेज पैराक्सियल हैं, यानी वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास से आ रही हैं। इस अजम्पशन से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। सो द गोल्डन फॉर्मूला इज F इक्वल्स टू R/2। ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, इसे हमेशा याद रखिएगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था टू डिराइव एंड प्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन F एंड R।
अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये दो फॉर्मूलाज इस चैप्टर की जान है, इन्हें अपने नोट्स में हाईलाइट कर लो। पहला है मिरर इक्वेशन 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v है इमेज डिस्टेंस और f है फोकल लेंथ। याद रखना, साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यूज पुट करनी है। दूसरा फॉर्मूला है लीनियर मैग्निफिकेशन m। ये बताता है कि इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले कितनी बड़ी या छोटी है। अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा तो इमेज मैग्निफाइड, 1 से कम तो डिमिनिश्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर m नेगेटिव है तो इमेज रियल और इन्वर्टेड उल्टी होगी, अगर m पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट सीधी होगी। ये दो फॉर्मूलाज आपको इमेज के बारे में सब कुछ बता देंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था टू प्रेजेंट द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर मिरर्स। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए इन फॉर्मूलाज को एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, इसलिए f = -7.5 सेंटीमीटर। केस 1 में ऑब्जेक्ट को -10 सेंटीमीटर पर रखा है। u भी नेगेटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने होता है। फॉर्मूला यूज करके v आता है -30 सेंटीमीटर और m आता है -3। नेगेटिव m का मतलब इमेज रियल और इन्वर्टेड है। 3 का मतलब 3 गुना मैग्निफाइड है। केस 2 में हम ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर ले आते हैं -5 सेंटीमीटर पर। इस बार v की वैल्यू पॉजिटिव आती है +15 सेंटीमीटर और m भी पॉजिटिव है +3। पॉजिटिव m का मतलब इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्निफाइड है। देखा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलने से इमेज का नेचर कैसे बदल गया। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था टू अप्लाई द मिरर फॉर्मूला एंड सी हाउ इमेज नेचर चेंजेस विद ऑब्जेक्ट पोजीशन। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। रिफ्लेक्शन को समझने के बाद अब हम लाइट के एक और इंटरेस्टिंग बिहेवियर पर चलते हैं, रिफ्रैक्शन। आपने कभी पानी के ग्लास में रखी पेंसिल को टेढ़ा बेंट देखा है? वो इसी फिनोमेनॉन की वजह से होता है। रिफ्रैक्शन तब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे हवा से पानी में, और इंटरफेस पर वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था टू बिगिन द टॉपिक ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। इस डायग्राम में देखिए, एक इंसिडेंट रे मीडियम 1 से आकर मीडियम 2 के इंटरफेस पर टकरा रही है। यहाँ दो चीजें हो रही हैं। लाइट का एक छोटा सा हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा मीडियम 2 में एंटर कर जाता है। और ध्यान से देखें, जैसे ही वो मीडियम 2 में घुसी, उसका रास्ता थोड़ा सा बेंड हो गया। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था टू विजुअली इंट्रोड्यूस द फिनोमेनॉन ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो लाइट कितना बेंड होगी, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है स्नेल्स लॉ। ये लॉ कहता है कि साइन I और साइन R का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट रहता है। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, और इसे n/1 से लिखते हैं। सो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू n/1। ये कांस्टेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, हवा से पानी के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी और हवा से ग्लास के लिए अलग। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था टू स्टेट एंड एक्सप्लेन स्नेल्स लॉ। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब हम रिफ्रैक्शन का एक बहुत ही स्पेशल और फैसिनेटिंग केस देखेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR। जैसा कि सबटाइटल कहता है, व्हेन लाइट गेट्स ट्रैप्ड। इस फिनोमेनॉन में लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाने की कोशिश करती है, लेकिन जा नहीं पाती और 100% रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। ऐसा कैसे होता है, चलिए देखते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ TIR। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। TIR हमेशा नहीं होता, इसके लिए दो कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। कंडीशन नंबर 1, लाइट को हमेशा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाना चाहिए। डेंसर मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, जैसे पानी। रेरर मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, जैसे हवा। कंडीशन नंबर 2, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, वो एक खास एंगल, जिसे हम क्रिटिकल एंगल IC कहते हैं, से बड़ा होना चाहिए। जब ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी होंगी तब ही TIR होगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था टू लिस्ट द 2 एसेंशियल कंडीशंस फॉर TIR टू अकर। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। इस स्लाइड को ध्यान से देखो, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। इमेजिन करो, लाइट नीचे डेंसर मीडियम से ऊपर रेरर मीडियम में जा रही है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन होता है। जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता है और रिफ्रैक्टेड रे दूर जाती है। एक पॉइंट आता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है। इस पॉइंट पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्रीज हो जाता है और लाइट सर्फेस के बिल्कुल ऊपर से निकल जाती है। अब सोचो, अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी ज्यादा कर दिया तो क्या होगा? लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी ही नहीं, वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था टू विजुअली डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस लीडिंग टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अंत हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। TIR सिर्फ एक टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके कमाल के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि प्रिज्म्स। बाइनोक्यूलर्स में लाइट को बेंड करने के लिए TIR का यूज होता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा और रेवोल्यूशनरी एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर्स। आप जो हाई स्पीड इंटरनेट यूज करते हो, वो इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर्स की देन है। इन पतली सी फाइबर्स के अंदर लाइट सिग्नल्स बार बार TIR करते हुए बिना किसी लॉस के हजारों किलोमीटर तक ट्रैवल करते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था टू हाईलाइट द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ TIR। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो इस पूरे चैप्टर को समझने के बाद मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रही हूँ। सोचिए कि कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसा एक सिंपल सा फिजिक्स का प्रिंसिपल, जिसमें लाइट बस एक मीडियम में ट्रैप हो जाती है, उसे यूज करके हमारे बाल से भी पतली ऑप्टिकल फाइबर्स पूरी दुनिया का डेटा समुद्र के नीचे से कैरी करती हैं। दिस इज द पावर ऑफ फिजिक्स। इसके बारे में जरूर सोचना। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था टू लीव यू विद अ फाइनल थॉट कनेक्टिंग द चैप्टर टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 10, वेव ऑप्टिक्स। देखिए, पिछले चैप्टर में यानी रे ऑप्टिक्स में हमने क्या माना था? हमने माना था कि लाइट एकदम सीधी लाइन में चलती है, जिसे हम एक रे कहते हैं। पर क्या लाइट हमेशा ऐसी ही होती है? इस चैप्टर में हम लाइट का एक बिल्कुल अलग चेहरा देखने वाले हैं, उसका वेव नेचर। सवाल यही है कि लाइट आखिर है क्या, एक पार्टिकल या एक वेव? यही सवाल इस पूरे चैप्टर की नींव है। अब हम इस स्लाइड में इसी सवाल को देखेंगे, लाइट वेव है या पार्टिकल। बच्चों, ये कोई आम सवाल नहीं है। इस एक सवाल ने साइंस की दुनिया में सदियों तक एक बहुत बड़ी बहस छिड़ रखी थी। इसे द ग्रेट डिबेट कहते हैं।
एक तरफ थे साइंस के अजीम और शान शहंशाह न्यूटन और दूसरी तरफ एक और बहुत बड़े साइंटिस्ट हाइगन्स। दोनों के विचार बिल्कुल अलग थे और इसी साइंटिफिक झगड़े को, इसी महाबहस को हम इस चैप्टर में डिटेल से समझेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम इस चैप्टर में इस हिस्टोरिकल साइंटिफिक डिबेट को एक्सप्लोर करेंगे। अब हम इस स्लाइड में इन दोनों थ्योरीज का कंपैरिजन देखेंगे। ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड में है न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन ने कहा कि लाइट बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है जिनको उन्होंने नाम दिया कॉर्पस्कल्स। राइट साइड में है हॉयगन्स की वेव थ्योरी। उन्होंने कहा नहीं, लाइट पार्टिकल्स नहीं बल्कि एक वेव है। मजेदार बात यह थी कि दोनों ही थ्योरीज ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया, पर एक पॉइंट पर आकर दोनों में जमीन आसमान का फर्क आ गया। न्यूटन की थ्योरी के हिसाब से जब लाइट डेंसर मीडियम जैसे पानी या ग्लास में जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जबकि हॉयगन्स की थ्योरी ने कहा कि लाइट की स्पीड कम हो जाती है। अब दोनों तो सही नहीं हो सकते, फैसला कैसे होगा? एक्सपेरिमेंट से। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया यह था कि न्यूटन और हॉयगन्स की थ्योरीज ने स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बिल्कुल ऑपोजिट प्रेडिक्शंस किए थे। अब हम इस स्लाइड में इस कहानी की टाइमलाइन देखेंगे। देखिए, 1678 में हॉयगन्स ने अपनी वेव थ्योरी दी थी, लेकिन न्यूटन का नाम इतना बड़ा था कि उनकी कॉर्पस्कुलर थ्योरी ही लगभग 100 साल तक चलती रही। फिर 1801 में एक टर्निंग पॉइंट आया। थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं। ये वेव नेचर के लिए एक बहुत बड़ा सबूत था और आखिरकार 1850 में फुको नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके साबित कर दिया कि पानी में लाइट की स्पीड हवा से कम होती है। इसका मतलब हॉयगन्स सही थे, वेव थ्योरी जीत गई। और आगे चलकर मैक्सवेल ने बताया कि लाइट असल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया यह था कि फुको के एक्सपेरिमेंट ने वेव थ्योरी को कंफर्म किया। अब हम इस स्लाइड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, वेव फ्रंट। जब हम लाइट को एक वेव मान रहे हैं तो वेव फ्रंट को समझना बहुत जरूरी है। इसकी डेफिनेशन है अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज। थोड़ा टेक्निकल लग रहा है ना? चलिए आसान बनाते हैं। इमेजिन कीजिए आपने एक शांत तालाब में एक पत्थर फेंका। क्या होता है? गोल गोल लहरें बनती हैं, राइट? अब किसी एक लहर को देखिए। उस लहर पर जितने भी पानी के पार्टिकल्स हैं वो सब एक साथ ऊपर जा रहे हैं या एक साथ नीचे आ रहे हैं, यानी वो सब सेम फेज में हैं। बस उसी गोल लहर को हम वेव फ्रंट कहते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया यह था कि वेव फ्रंट एक ऐसी सरफेस है जिसके हर पॉइंट पर वेव का फेज सेम होता है। अब हम इस स्लाइड में वेव फ्रंट्स के टाइप्स देखेंगे। ये सोर्स पे डिपेंड करते हैं। पहला है स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर आपके पास एक पॉइंट सोर्स है, जैसे एक छोटा सा बल्ब, तो उससे जो लाइट निकलेगी वो हर डायरेक्शन में फैलती है, एक स्फीयर की तरह, तो उसके वेव फ्रंट्स भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होंगे। दूसरा है प्लेन वेव फ्रंट। सोचो अगर लाइट सोर्स बहुत बहुत दूर है, जैसे सूरज से भी आते तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स ही हैं, पर वो इतने बड़े होते हैं कि जब तक हम तक पहुंचते हैं उनका एक छोटा सा हिस्सा हमें बिल्कुल फ्लैट, एक प्लेन जैसा लगता है। ठीक वैसे ही जैसे धरती गोल है पर हमें सड़क फ्लैट दिखती है। इनको हम पैरेलल प्लेन्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते हैं और बहुत दूर के सोर्स से प्लेन वेव फ्रंट। अब हम इस स्लाइड में हॉयगन्स का प्रिंसिपल देखेंगे। ये प्रिंसिपल एक तरह से वेव का फ्यूचर बताता है। हॉयगन्स ने कहा आप मुझे अभी का वेव फ्रंट दो, मैं बताऊंगा कि थोड़ी देर बाद वो कैसा दिखेगा। और इसके लिए उन्होंने 3 सिंपल स्टेप्स दिए। स्टेप 1, मान लो कि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक नया लाइट सोर्स बन गया है। स्टेप 2, इन नए सोर्सेस से छोटी छोटी नई वेव्स निकलेंगी जिनको कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। ये हर डायरेक्शन में फैलेंगी। स्टेप 3, थोड़ी देर बाद इन सारे वेवलेट्स के ऊपर एक कॉमन टेंजेंट, यानी एक ऐसी लाइन जो सबको टच करती हुई जाए, बना दो। यही टेंजेंट आपका नया वेव फ्रंट है। सिंपल। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हॉयगन्स प्रिंसिपल एक ज्योमेट्रिकल मेथड है जिससे हम किसी वेव का फ्यूचर पोजीशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में हाइगन्स प्रिंसिपल को इस डायग्राम से समझेंगे। देखिए, स्क्रीन पर F1 F2 हमारा पुराना यानी ओरिजिनल स्फेरिकल वेव फ्रंट है। अब प्रिंसिपल के हिसाब से इस वेव फ्रंट पर A, B, C जैसे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब नए सोर्स बन गए। इन हर नए सोर्स से हमने छोटे छोटे स्फीयर्स बनाए, यही है सेकेंडरी वेवलेट्स। थोड़ी देर बाद इन सभी छोटे छोटे स्फीयर्स को आगे की तरफ से टच करती हुई एक कॉमन लाइन यानी टेंजेंट G1 G2 खींचा, तो यही G1 G2 हमारा नया वेव फ्रंट है। एक सवाल आ सकता है कि पीछे भी तो टेंजेंट बन सकता है, पर हाइगन्स ने कहा कि वेव आगे बढ़ती है, इसलिए हम बैकवर्ड वेव को कंसीडर नहीं करते। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया यह था कि हमने सेकेंडरी वेवलेट्स पर एक फॉरवर्ड एनवेलप बनाकर नया वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट किया। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि हाइगन्स प्रिंसिपल कितना पावरफुल है। अभी तक ये बस एक थियरी लग रही है ना? तो चलिए इसका टेस्ट लेते हैं। हम इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके ऑप्टिक्स के 2 सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल लॉज को प्रूव करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी स्नेल्स लॉ। अगर हाइगन्स का प्रिंसिपल इन दोनों लॉज को सही सही डिराइव कर पाया तब हम मानेंगे कि हाँ, इस प्रिंसिपल में दम है। लेट्स सी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम अब हाइगन्स प्रिंसिपल से ऑप्टिक्स के बेसिक लॉज को डिराइव करने वाले हैं। अब हम इस स्लाइड में रिफ्रैक्शन को प्रूव करने का सेटअप देखेंगे। स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। यहाँ P' एक सरफेस है जो 2 अलग अलग मीडिया को सेपरेट कर रही है। ऊपर है मीडियम 1 जहाँ लाइट की स्पीड v1 है, नीचे है मीडियम 2 जहाँ लाइट की स्पीड v2 है। एक प्लेन वेव फ्रंट जिसका नाम है AB आकर इस सरफेस पर टकरा रहा है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है हुइजन्स प्रिंसिपल का यूज करके ये पता लगाना कि जब ये वेव फ्रंट मीडियम 2 में घुसेगा तो वो कैसा दिखेगा और किधर मुड़ेगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम एक प्लेन वेव फ्रंट का रिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं जो एक मीडियम से दूसरे में जा रहा है। अब हम इस स्लाइड में डेरिवेशन का पहला हिस्सा देखेंगे। यहाँ से लॉजिक स्टार्ट होता है, सो प्लीज फोकस। मान लीजिए कि वेव फ्रंट के पॉइंट B को C तक पहुंचने में टाउ टाइम लगता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस BC हो गया v1 टाउ। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने टाइम में B C तक पहुंचा उतने ही टाउ टाइम में पॉइंट A का क्या हुआ? जैसे ही A ने सरफेस को टच किया उसने मीडियम 2 में एक नया वेवलेट भेजना शुरू कर दिया। तो टाउ टाइम में ये वेवलेट कितनी दूर जाएगा? ये मीडियम 2 में है तो इसकी स्पीड v2 होगी, इसलिए डिस्टेंस AE हो जाएगा v2 टाउ। अब बस C और E को एक सीधी लाइन से जोड़ दीजिए। ये जो लाइन CE बनी है यही हमारा नया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हमने सेम टाइम इंटरवल टाउ में दोनों पॉइंट्स B और A के द्वारा ट्रैवल किए गए डिस्टेंसेस को कैलकुलेट किया। अब हम इस स्लाइड में थोड़ी सी ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे। फिजिक्स का हिस्सा हो गया, अब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। आपको डायग्राम में 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे। पहला है ट्रायंगल ABC। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस I का साइन निकालते हैं। साइन I होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी BC अपॉन AC। BC की वैल्यू हमने अभी निकाली v1 टाउ, तो साइन I हो गया v1 टाउ अपॉन AC। अब दूसरा ट्रायंगल देखिए AEC।
इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर का साइन निकालते हैं। साइन आर होगा AE अपॉन AC। AE की वैल्यू है V2 टाउ, तो साइन आर हो गया V2 टाउ अपॉन AC। बस ये दो इक्वेशंस हमें मिल गई। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हमने दोनों ट्रायंगल से साइन आई और साइन आर की वैल्यूज निकाली। अब हम इस स्लाइड में फाइनल रिजल्ट डिराइव करेंगे। अब आएगा जादुई मोमेंट। हमारे पास जो दो इक्वेशंस पिछली स्लाइड से आई हैं उनको एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए। साइन आई को साइन आर से डिवाइड कीजिए। देखिए AC से AC कैंसिल हो जाएगा और टाउ से टाउ कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू V1 बाय V2। हम आधी मंजिल पर पहुंच गए। अब आपको याद होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n होता है C बाय V, जहां C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। तो V हो गया C बाय n। ये वैल्यू V1 और V2 के लिए डालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और आपके सामने है n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। लो जी, आ गया स्नेल्स लॉ। हॉयगन्स प्रिंसिपल ने इसे प्रूव कर दिया। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हमने हॉयगन्स प्रिंसिपल से स्नेल्स लॉ को सक्सेसफुली डिराइव कर लिया है। अब हम इस स्लाइड में एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट देखेंगे। बच्चों, ये पॉइंट एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है और उसकी वेवलेंथ भी बदल जाती है, लेकिन एक चीज है जो कभी कभी नहीं बदलती, और वो है लाइट की फ्रीक्वेंसी। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी लाइट के सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, मीडियम की नहीं। जिस सोर्स ने लाइट को पैदा किया है उसने उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी। अब वो चाहे हवा से जाए, पानी से जाए या ग्लास से, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। इसको हमेशा याद रखिएगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि रिफ्रैक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या होता है। पिछला केस था रेयर से डेंसर, अब उल्टा करते हैं। जब लाइट डेंसर से रेयर जाती है, फॉर एग्जांपल पानी से हवा में, तो V2 यानी रेयर मीडियम में स्पीड V1 से ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी R I से बड़ा हो जाता है। और इसका एक बहुत ही स्पेशल केस आपने पढ़ा होगा। अगर हम एंगल I को बढ़ाते जाएं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब R 90 डिग्री हो जाता है। उस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और अगर I उससे भी ज्यादा हो जाए तो लाइट दूसरे मीडियम में जाती ही नहीं, रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट नॉर्मल से दूर बेंड होती है। अब हम इस स्लाइड में रिफ्लेक्शन को प्रूव करने का सेटअप देखेंगे। स्नेल्स लॉ तो प्रूव कर दिया, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बारी। सेटअप बिल्कुल वैसा ही है, बस एक छोटा सा फर्क है। यहाँ लाइट मीडियम चेंज नहीं कर रही, वो सरफेस Mn से टकराकर उसी मीडियम में वापस आ रही है। इसका सीधा मतलब है कि लाइट की स्पीड हमेशा V रहेगी, बदलेगी नहीं। तो जितने टाइम टाउ में पॉइंट B C तक पहुंचेगा और V टाउ डिस्टेंस कवर करेगा, उतने ही टाइम में A से निकलने वाला वेवलेट भी V टाउ रेडियस का ही बनेगा। लॉजिक बिल्कुल सेम है, बस यहाँ V1 और V2 दोनों V के बराबर हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि रिफ्लेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है। अब हम इस स्लाइड में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ देखेंगे, और ये रिफ्रैक्शन से भी आसान है। वापस उन दो ट्रायंगल्स को देखिए, ट्रायंगल BAC और ट्रायंगल EAC। सबसे पहले साइड AE और साइड BC दोनों ही VT के बराबर हैं, तो वो इक्वल हो गए। दूसरा, साइड AC दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। और तीसरा, दोनों ट्रायंगल्स में एक एक एंगल 90 डिग्री का है, तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब हुआ कि एंगल I एंगल R के बराबर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लो जी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्रूफ हो गया। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी से हमने I इज इक्वल्स टू R प्रूफ किया। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि अलग अलग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वेव फ्रंट के साथ क्या करते हैं। पहला देखिए, प्रिज्म। जब एक प्लेन वेव फ्रंट प्रिज्म से गुजरता है तो वेव फ्रंट का नीचे वाला हिस्सा जो बेस के पास है उससे ज्यादा देर तक ग्लास में चलना पड़ता है, इसलिए वो स्लो हो जाता है और पूरा वेव फ्रंट टिल्ट हो जाता है। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस। इसमें बीच का हिस्सा सबसे मोटा होता है, तो वेव फ्रंट का बीच वाला पार्ट सबसे ज्यादा स्लो हो जाता है और साइड वाले आगे निकल जाते हैं। इस वजह से प्लेन वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट में बदलकर एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाता है। कॉनकेव मिरर भी यही काम करता है, वो रिफ्लेक्ट करके कन्वर्ज करता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि लेंसेज और मिरर्स वेव फ्रंट के शेप को बदल देते हैं। अब हम इस स्लाइड में कुछ जरूरी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। थ्योरी और डेरिवेशंस तो ठीक हैं, पर फिजिक्स तभी आती है जब हम कॉन्सेप्ट्स को रियल प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर पाएं। तो चलिए अब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं और कुछ ऐसे सवाल देखते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को और भी मजबूत बना देंगे। हम आपकी टेक्स्ट बुक के एग्जांपल 10.1 के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम अब वेव थ्योरी से जुड़े कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब हम इस स्लाइड में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। पहला, फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं होती। इसका गहरा रीजन ये है कि जब लाइट मीडियम के एटम्स पर पड़ती है तो वो एटम्स को वाइब्रेट कराती है। एटम्स मजबूर हो जाते हैं उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने के लिए जिस फ्रीक्वेंसी से लाइट आ रही है। फिर वो उसी फ्रीक्वेंसी पर लाइट को आगे री-रेडिएट करते हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। दूसरा, क्या स्पीड कम होने से एनर्जी भी कम हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वेव की एनर्जी उसकी स्पीड पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि उसके एम्पलीट्यूड यानी उसकी ऊंचाई पर डिपेंड करती है। आखिरी सवाल, इंटेंसिटी का मतलब फोटोन पिक्चर में क्या है? बहुत सिंपल, इंटेंसिटी का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया से एक सेकंड में कितने फोटॉन्स गुजर रहे हैं। ज्यादा फोटॉन्स, ज्यादा इंटेंसिटी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया इन 3 कंसेप्चुअल सवालों को क्लियर करना था। अब हम इस स्लाइड में इंटरफेरेंस के लिए सबसे जरूरी शर्त यानी कोहेरेंट सोर्सेज को समझेंगे। वेव ऑप्टिक्स का सबसे मजेदार टॉपिक है इंटरफेरेंस, लेकिन उसके लिए हमें कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए। ये क्या होते हैं? सिंपल भाषा में दो सोर्सेज कोहेरेंट तब कहलाते हैं जब उनसे निकलने वाली वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट रहे, बदले नहीं। इमेजिन कीजिए, दो लोग एक साथ सा रे गा मा गा रहे हैं। अगर वो हमेशा एक ही ताल में गाते हैं, उनके सुर आगे पीछे नहीं होते, तो वो कोहेरेंट है। लाइट के केस में भी यही है। अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा तो इंटरफेरेंस का पैटर्न हमें दिखेगा ही नहीं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्सेज यानी कांस्टेंट फेज डिफरेंस जरूरी है। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि जब दो वेव्स आपस में मिलती हैं तो क्या होता है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि जब दो या दो से ज्यादा वेव्स एक जगह पर मिलती हैं तो उस जगह पर जो टोटल इफेक्ट होगा वो उनके इंडिविजुअल इफेक्ट्स का वेक्टर सम होगा। अगर एक वेव पानी को 1 सेंटीमीटर ऊपर उठा रही है और दूसरी वेव भी 1 सेंटीमीटर ऊपर उठा रही है तो टोटल उठान 2 सेंटीमीटर होगा। और अगर एक 1 सेंटीमीटर ऊपर और दूसरी 1 सेंटीमीटर नीचे ले जा रही है तो टोटल उठान 0 हो जाएगा। इक्वेशन फॉर्म में y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि वेव्स का कंबाइंड इफेक्ट उनके इंडिविजुअल इफेक्ट्स का सीधा साधा जोड़ होता है।
अब हम इस स्लाइड में सुपरपोजिशन के दो अनोखे रिजल्ट्स देखेंगे। पहला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये तब होता है जब दोनों वेव्स एक ही फेज में मिलती हैं, यानी एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट से मिलता है और ट्रॉफ से। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। रिजल्ट एम्पलीट्यूड जुड़ जाता है और हमें मिलती है ज्यादा रोशनी, जिसे हम ब्राइट फ्रिंज कहते हैं। दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये तब होता है जब वेव्स ऑपोजिट फेज में मिलती हैं, यानी एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रॉफ से मिलता है। एक ऊपर जाना चाहती है, दूसरी नीचे। रिजल्ट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है और हमें मिलता है अंधेरा यानी डार्क फ्रिंज। सोच के देखिए, लाइट प्लस लाइट कैन गिव यू डार्कनेस। यही तो जादू है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच का फर्क समझाना था। अब हम इस स्लाइड में एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज देखेंगे। ध्यान से इस ग्राफ को देखिए। मान लीजिए एक लाइट सोर्स की इंटेंसिटी I0 है, तो अगर हम दो ऐसे ही सोर्सेज ले तो टोटल इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए? कॉमन सेंस कहता है 2I0, है ना? लेकिन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं होता। याद कीजिए, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड डबल हो जाता है, यानी 2A, तो इंटेंसिटी 2A का स्क्वायर यानी 4A स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब है कि इंटेंसिटी डबल नहीं बल्कि 4 गुना हो जाती है। I0 प्लस I0 गिव्स 4I0। यहाँ फिजिक्स में एक और एक दो नहीं 4 होते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ जाती है। तो चलिए अब हम इस स्लाइड में पूरे चैप्टर को जल्दी से समराइज करते हैं। हमने शुरुआत की लाइट के ड्यूअल नेचर से और इस चैप्टर में उसके वेव रूप पर फोकस किया। हमने वेव फ्रंट को समझा, जो कि एक कांस्टेंट फेज की सरफेस होती है। फिर हमने हॉयगन्स का कमाल का प्रिंसिपल देखा, जिससे हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के लॉज को डिराइव किया। और आखिर में हमने इंटरफेरेंस के जादू को देखा, जहां कोहेरेंट वेव्स मिलकर रोशनी और अंधेरे के पैटर्न्स बनाती हैं। सोचिए, अगर लाइट सिर्फ पार्टिकल्स होती तो क्या दो टॉर्च की लाइट मिलकर कभी अंधेरा बना सकती थी? बिल्कुल नहीं। यही इस चैप्टर की खूबसूरती है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे लाइट, जिसे हम हमेशा एक वेव मानते आए हैं, पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है, और उससे भी अजीब कैसे पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स वेव्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा माइंड बेंडिंग है, तो चलिए इसमें डाइव करते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन के फंडामेंटल से, फिर हम इस चैप्टर की मेन मिस्ट्री द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझेंगे। हम उन एक्सपेरिमेंटल क्लूज को देखेंगे जिन्होंने उस वक्त के फिजिसिस्ट को परेशान कर दिया था, और ये भी जानेंगे कि क्लासिकल वेव थ्योरी इतनी बुरी तरह फेल क्यों हुई। फिर आएंगे हमारे हीरो एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी रेवोल्यूशनरी इक्वेशन के साथ, और आखिर में हम डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस के साथ इस ड्युअलिटी की कहानी को कंप्लीट करेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, इलेक्ट्रॉन एमिशन के बेसिक्स। अब इस कहानी के मेन प्लॉट पर आने से पहले हमें इसके हीरो को इंट्रोड्यूस करना होगा, द इलेक्ट्रॉन, जिसे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। हम जानते हैं कि मेटल्स के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन एक बात है, वो अपनी मर्जी से मेटल सरफेस छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। ऐसा क्यों? सोचो, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करेगा, मेटल सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से उस इलेक्ट्रॉन को वापस अंदर खींच लेगा। ये एक गेटकीपर की तरह है जो उन्हें बाहर नहीं जाने देता। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम इस कहानी के हीरो यानी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना जरूरी है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे, और यही गेटकीपर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर लाता है, द वर्क फंक्शन, जिसे हम सिंबल φ0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो एब्सोल्यूट मिनिमम एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से आजाद होने के लिए चाहिए। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक एग्जिट फी की तरह सोचना। जब तक इलेक्ट्रॉन ये फी पे नहीं कर सकता, वो उस अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करके बाहर नहीं निकल पाएगा। वर्क फंक्शन को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी में मेजर करते हैं, और हर मेटल का अपना एक यूनिक वर्क फंक्शन होता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि वर्क फंक्शन क्या होता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो सवाल ये उठता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे कैसे सकते हैं कि वो अपनी एग्जिट फी पे कर सके। इसके 3 मेन तरीके हैं। पहला है थर्मियोनिक एमिशन, जिसमें हम मेटल को सिंपली हीट करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स को इतनी थर्मल एनर्जी मिल जाती है कि वो बॉयल ऑफ हो जाते हैं। दूसरा है फील्ड एमिशन, जिसमें हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस से जबरदस्ती बाहर खींच लेते हैं। और तीसरा तरीका, जो आज के हमारे शो का स्टार है, वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसमें हम मेटल पर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं, और लाइट से मिलने वाली एनर्जी ही इलेक्ट्रॉन्स को आजाद करती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एक इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए एनर्जी 3 तरीकों से दी जा सकती है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो अब हम समझ गए हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे एमिट किया जा सकता है, और ये हमें उस फिनोमेना पर ले आता है जिसने फिजिक्स की दुनिया को हिला कर रख दिया था, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सिर्फ एक और ऑब्जर्वेशन नहीं थी, ये एक ऐसी पहेली थी जिसे 19th सेंचुरी की क्लासिकल फिजिक्स बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पा रही थी। चलिए इस मिस्ट्री के पहले सुराग को देखते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम उस फिनोमेना को देखेंगे जिसने फिजिक्स की दुनिया बदल दी, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। हमारी कहानी शुरू होती है लेट 19th सेंचुरी में। 1887 में हाइनरिच हर्ट्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जब उन्होंने एक अजीब चीज नोटिस की। उनके इलेक्ट्रोड्स के बीच स्पार्क्स तब ज्यादा आसानी से जंप कर रहे थे जब उन पर अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ रही थी। 1 साल बाद विल्हेम हॉलवॉक्स ने कंफर्म किया कि एक जिंक प्लेट पर जब यूवी लाइट पड़ती है तो वो नेगेटिव पार्टिकल्स इमिट करती है। और फिर 1886 से 1902 तक फिलिप लिनार्ड ने इन इमिट हुए पार्टिकल्स, जिन्हें बाद में फोटो इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया गया, की प्रॉपर्टीज को डिटेल में स्टडी किया। क्लूज इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन इसके पीछे की फिजिक्स अभी भी एक राज थी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ये मिस्ट्री 19th सेंचुरी के एंड में शुरू हुई थी। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। ये वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसने सारे इंपॉर्टेंट सबूत दिए। ये एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, मतलब इसके अंदर वैक्यूम है ताकि हवा इंटरफेयर ना करे। लेफ्ट साइड में आपको फोटो सेंसिटिव प्लेट सी दिख रही है, जिसे हम एमिटर कहते हैं। यहाँ पर लाइट आकर टकराती है। राइट साइड में है प्लेट ए यानी कलेक्टर। ये प्लेट्स एक वेरिएबल बैटरी से जुड़ी हैं ताकि हम इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कंट्रोल कर सकें। और आखिर में सर्किट में एक बहुत सेंसिटिव माइक्रो एमीटर लगा है ताकि कोई भी करंट हो तो उसे मेजर किया जा सके। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ये है वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप जिससे सारे क्लूज मिले।
अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे, ठीक है। अब जब हम सेटअप समझ चुके हैं तो चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। एक्सपेरिमेंट्स ने आखिर दिखाया क्या? ये वो की ऑब्जर्वेशंस हैं जिन्होंने क्लासिकल फिजिक्स के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया था। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था एक्सपेरिमेंटल सेटअप को समझना। अब हम देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्लूज मिले। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये रहा हमारा पहला सबूत। ये ग्राफ लाइट की इंटेंसिटी और उससे पैदा होने वाले फोटो करंट के बीच का रिलेशन दिखाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वाई एक्सिस पर फोटो करंट है और एक्स एक्सिस पर लाइट की इंटेंसिटी। ये ग्राफ एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। इससे हमें एक बहुत साफ बात पता चलती है, फोटो करंट लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखा जाए तो ये आम बात लगती है, ज्यादा इंटेंस या ब्राइट लाइट से लॉजिक के हिसाब से ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए, जिससे करंट भी ज्यादा होगा। यहाँ तक तो सब ठीक था। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि फोटो करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब इस अगले ग्राफ में चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। चलो इसे ध्यान से समझते हैं। वाई एक्सिस पर फिर से फोटो करंट है, लेकिन अब एक्स एक्सिस पर कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल है। हमने ये एक्सपेरिमेंट 3 बार अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट के साथ किया, I1, I2 और I3, जहां I3 सबसे ब्राइट है। जैसा कि हम एक्सपेक्ट करेंगे, इंटेंसिटी बढ़ाने से मैक्सिमम पॉसिबल करंट, जिसे सैचुरेशन करंट कहते हैं, बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर है सबसे अजीब बात। जब हम कलेक्टर प्लेट पर नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हों और करंट रुक जाए, तो तीनों केसेस में करंट को जीरो करने के लिए बिल्कुल सेम नेगेटिव पोटेंशियल, जिसे हम V0 कहते हैं, लगता है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल लाइट की इंटेंसिटी से बिल्कुल इंडिपेंडेंट लग रहा था और ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो आखिर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी V0 है क्या? इसे एक ऐसे परफेक्ट ब्रेक की तरह सोचो जो सिर्फ सबसे तेज भागने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए बनाया गया है। जब लाइट मेटल पर गिरती है तो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग स्पीड से निकलते हैं। जिस इलेक्ट्रॉन के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, यानी उस ग्रुप का स्प्रिंटर, उसके पास होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या Kmax। इस सबसे तेज इलेक्ट्रॉन को कलेक्टर तक पहुंचने से रोकने के लिए हमें ये अतः स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 लगाना पड़ता है। इससे हमें एक पावरफुल टूल मिल जाता है, क्योंकि उसे रोकने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज E टाइम्स V0, वो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए। और इससे हमें ये क्रूशियल फॉर्मूला मिलता है, Kmax is equal to EV0। इसकी मदद से हम सबसे तेज फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मेजर कर सकते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे और ये ग्राफ, ये शायद पूरी मिस्ट्री का सबसे बड़ा क्लू है। इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल V0, जिसे अब हम जानते हैं कि वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मेजर है, को इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू के अगेंस्ट प्लॉट किया गया है। और हमें क्या दिखता है? एक क्लियर स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी भी लीनियरली बढ़ती है। लेकिन ध्यान से देखो, ये लाइन ओरिजिन से शुरू नहीं होती। एक अधिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसे यहाँ न्यू 0 से लेबल किया गया है, जिसके नीचे स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं, चाहे लाइट कितनी भी इंटेंस क्यों ना हो। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ये ग्राफ इस मिस्ट्री का सबसे बड़ा क्लू है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो चलो इन सारे क्लूज को एक साथ रखते हैं। कोई भी थ्योरी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना चाहती है, उसे इन सारे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को अकाउंट करना होगा। पहला, फोटो करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा, और ये सबसे बड़ा झटका था, इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तीसरा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लाइट की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चौथा, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है जिसके नीचे कोई एमिशन नहीं होता। और आखिरी, ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस है। जैसे ही लाइट सरफेस पर टकराती है, उसी पल इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं बिना किसी टाइम लैग के। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि सारी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को समराइज किया जाए। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो ये है हमारी ऑब्जर्वेशंस की लिस्ट जो एक्सपेरिमेंट में सच में हुआ। अब सवाल ये था कि क्या उस जमाने की सबसे अहम थ्योरी, क्लासिकल वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इन सब बातों को एक्सप्लेन कर सकती थी? उस वक्त लाइट को एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझा जाता था जो अपनी एनर्जी को एक वेव फ्रंट पर धीरे धीरे फैलाती है, जैसे तालाब में पानी की लहरें। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था कि हम देखेंगे कि उस समय की सबसे अहम थ्योरी, वेव थ्योरी, इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाई या नहीं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे और जवाब था एक बहुत बड़ा नहीं। वेव थ्योरी, जो हमारा प्राइम सस्पेक्ट था, हर एक पॉइंट पर बुरी तरह फेल हो गई। चलो देखते हैं कैसे। पहला, वेव थ्योरी कहती थी कि ज्यादा इंटेंस लाइट, यानी एक ऐसी वेव जिसका एम्पलीट्यूड बड़ा हो, ज्यादा एनर्जी कैरी करेगी और इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकालेगी। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने साफ साफ दिखाया कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर नहीं। स्ट्राइक 1। वेव थ्योरी ये भी कहती थी कि कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर काफी देर तक डाली जाए तो आखिरकार एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए काफी एनर्जी दे ही देगी। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने एक नॉन नेगोशिएबल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिखाई। स्ट्राइक 2। आखिर में वेव थ्योरी के हिसाब से एक कम इंटेंसिटी वाली वेव को एक इलेक्ट्रॉन तक काफी एनर्जी ट्रांसफर करने में टाइम लगना चाहिए, सेकंड्स या शायद मिनट्स। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि इमिशन इंस्टेंटेनियस था। स्ट्राइक 3। ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं थी, ये क्लासिकल फिजिक्स का एक फंडामेंटल ब्रेकडाउन था। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। जब क्लासिकल वेव थ्योरी पूरी तरह फेल हो गई तो फिजिक्स एक दो राही पर आ खड़ी हुई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक अनसॉल्व्ड क्राइम था और प्राइम सस्पेक्ट के पास एक सॉलिड एलिबाई था। अब स्टेज सेट था एक नए डिटेक्टिव के आने का, एक यंग एल्बर्ट आइंस्टाइन। और 1905 में उन्होंने एक ऐसा रेडिकल आइडिया दिया जिसने साइंस को हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अब हम हमारे डिटेक्टिव एल्बर्ट आइंस्टाइन की एंट्री देखेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये है वो शख्स, साल था 1905, एक ऐसा साल जिसे अब आइंस्टाइन का एनस मिराबिलिस या मिरेकल ईयर कहा जाता है। उस एक साल में उन्होंने 4 ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स पब्लिश किए जिन्होंने स्पेस, टाइम और एनर्जी की हमारी समझ को बदल दिया। उन्हीं में से एक पेपर ने फोटो इलेक्ट्रिक पजल को सॉल्व किया और उन्हें नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1921 में इसी काम के लिए मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, ना कि उनकी ज्यादा फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, जैसा कि बहुत लोग सोचते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बिल्कुल नया रेडिकल आइडिया दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे और ये है वो मास्टर की जिसने पूरी मिस्ट्री को अनलॉक कर दिया।
आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। उनका रेवोल्यूशनरी आइडिया ये था कि उन्होंने मैक्स प्लैंक के एक कॉन्सेप्ट को लिया और उसे आगे बढ़ाया। उन्होंने प्रपोज किया कि लाइट एक कंटिन्यूअस वेव है ही नहीं, बल्कि वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रैवल करती है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं और जिसे अब हम फोटॉन्स कहते हैं। हर फोटॉन के पास एक अटेनिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जो E = h न्यू से दी जाती है, जहां h प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू लाइट की फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ उनकी जीनियस देखो। आइंस्टाइन ने कहा कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक 1-to-1 इंटरेक्शन है। एक फोटॉन मेटल पर टकराता है और अपनी पूरी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। उस एनर्जी का एक हिस्सा फाई नॉट एग्जिट फी पे करने में चला जाता है, यानी वर्क फंक्शन, और जो भी एनर्जी बच जाती है वो उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी k max बन जाती है। इसलिए k max = h nu - phi naught। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ये है वो मास्टर की जिसने सारे ताले खोल दिए। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब देखिए कि कैसे ये खूबसूरत सिंपल सी इक्वेशन हमारे हर एक्सपेरिमेंटल क्लू को एक्सप्लेन करती है। पहला, k max फ्रीक्वेंसी पर क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि आने वाले प्रोजेक्टाइल यानी फोटॉन की एनर्जी h nu है। ये इक्वेशन में साफ साफ लिखा है। k max इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है कि आप पर सेकंड ज्यादा फोटॉन्स बेच रहे हैं, ना कि ज्यादा एनर्जेटिक फोटॉन्स। ये ऐसा है जैसे आप पर ज्यादा पिंग पोंग बॉल्स फेंकी जाए, ना कि एक बोलिंग बॉल। अगला, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्यों होती है। सिंपल, अगर फोटॉन की एनर्जी h nu वर्क फंक्शन फाई नॉट से कम है तो इलेक्ट्रॉन के पास एग्जिट फी पे करने के लिए भी काफी एनर्जी नहीं होगी, वो बाहर निकल ही नहीं सकता। फोटो करंट इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल क्यों है। ज्यादा फोटॉन्स पर सेकंड का मतलब है ज्यादा 1-to-1 कोलिजन्स, जिसका मतलब है ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड का निकलना। और आखिर में ये इंस्टेंटेनियस क्यों है, क्योंकि ये एक कोलिजन है, फोटॉन से इलेक्ट्रॉन तक एनर्जी का ट्रांसफर एक ही पल में हो जाता है। द केस वाज क्रैक्ड। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ये एक सिंपल इक्वेशन हर उस सवाल का जवाब देती है जो वेव थ्योरी नहीं दे पाई थी। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो आइंस्टाइन के ब्रिलियंट काम ने साबित कर दिया कि लाइट का एक पार्टिकल नेचर है जिसने मिस्ट्री को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। लेकिन हर अच्छी कहानी का एक सीक्वल होता है। इसके बाद एक नया सवाल आया जिसने रियलिटी की हदों को और भी आगे धकेल दिया। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अब हम देखेंगे कि इस कहानी का अंजाम क्या हुआ। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। जरा सोचिए कि अभी अभी क्या हुआ था। आइंस्टाइन ने साबित किया कि लाइट, जिसे सदियों से एक प्योर वेव माना जाता था, पार्टिकल यानी फोटॉन की तरह भी बिहेव करती है। 1924 में एक यंग फ्रेंच फिजिसिस्ट लुई डी ब्रोगली इससे बहुत इंस्पायर हुए। उन्होंने एक गहरा और बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा, अगर नेचर सिमेट्री पसंद करती है तो क्या इसका उल्टा भी सच हो सकता है? क्या पार्टिकल्स जिनका मास होता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, वो भी वेव्स की तरह बिहेव कर सकते हैं? तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था लुई डी ब्रोगली का सवाल। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। डी ब्रोगली ने प्रपोज किया कि हाँ, हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव जुड़ी होती है। इस मैटर वेव की वेवलेंथ लैम्डा इस एलिगेंट फॉर्मूला से दी जाती है। लैम्डा = h/p, जहां h प्लैंक्स कांस्टेंट है और p पार्टिकल का मोमेंटम है। यही इस चैप्टर के टाइटल का अपिटेक सार है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसका मतलब है कि हर चीज, लाइट हो या मैटर, दोनों वेव लाइक और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज रखती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो सारी चीजों को एक साथ लाने के लिए चलिए इस अजीब नई चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यानी फोटॉन, उसकी प्रॉपर्टीज को जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। इसकी एनर्जी है E = h nu। इसका मोमेंटम है p = h/λ। ये कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट c से ट्रैवल करता है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और सबसे जरूरी, जब ये मैटर के साथ इंटरैक्ट करता है तो एक अटैक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था कि हमने लाइट के इस नए पार्टिकल रूप, जिसे फोटॉन कहते हैं, की प्रॉपर्टीज को समझा। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। डी ब्रोगली की ये हिम्मत भरी हाइपोथेसिस, जिसे बाद में एक्सपेरिमेंट ने कंफर्म किया, ने इस डुअलिटी के गहरे कॉन्सेप्ट को सारे मैटर तक एक्सटेंड कर दिया। और इसके पीछे एक खूबसूरत सा आइडिया था कि नेचर सिमेट्रिकल होनी चाहिए। तो आज हमने इलेक्ट्रॉन इमिशन से शुरू करके आइंस्टाइन के फोटॉन्स के साथ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की मिस्ट्री सॉल्व की, और आखिर में इस हैरान कर देने वाले नतीजे पर पहुंचे कि हमारे यूनिवर्स में हर चीज का एक डुअल नेचर है, जो पार्टिकल और वेव दोनों की तरह काम करती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस, जिसने डुअलिटी का कॉन्सेप्ट मैटर तक एक्सटेंड किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्प, तो चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल चैप्टर, एटम्स। मैं आपको गारंटी देता हूं इस सेशन के बाद एटम का हर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। ये चैप्टर बच्चों आपके बोर्ड्स के लिए और कंपैरेटिव एग्जाम्स जैसे जेईई या नीट दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये हमारा आज का रोड मैप है। सबसे पहले हम एटम की सबसे पहली तस्वीर को समझेंगे कि शुरुआत में उसे कैसा सोचा गया। उसके बाद हम डाइव करेंगे रदरफोर्ड के उस फेमस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में जिसने सब कुछ बदल दिया। फिर हम देखेंगे कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई, और उसके बाद रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आएंगे इस चैप्टर के हीरो नील्स बोर और उनका क्वांटम सोल्यूशन, और फाइनली हम देखेंगे कि बोर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के आखिरी पजल को कैसे सॉल्व किया। तो ये है हमारा सफर आज के लिए। अब हम इस स्लाइड में शुरू कर रहे हैं हमारा पहला सेक्शन, एटम की पहली तस्वीर यानी द फर्स्ट पिक्चर ऑफ एन एटम। चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं और देखते हैं कि साइंटिस्ट ने पहली बार एटम को कैसा इमेजिन किया था, उसकी पहली फोटो उनके दिमाग में कैसी बनी थी। इस स्लाइड में हम उस सवाल को समझेंगे जिसने एटम की कहानी शुरू की। देखो, बात है 1897 की। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया था, तो सबको ये तो पता चल गया कि एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज तो है, लेकिन एक बात और सबको पता थी कि एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होना जरूरी है। तो उस वक्त का सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम के अंदर रहते कैसे हैं, उनका अरेंजमेंट क्या है। यही थी सबसे बड़ी मिस्ट्री। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद सबसे बड़ा चैलेंज चार्जेस के अरेंजमेंट को समझना था। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे पहला एटॉमिक मॉडल जो जे थॉमसन ने खुद दिया था। तो 1898 में थॉमसन ने इस पजल का पहला सोल्यूशन दिया। उन्होंने कहा कि एटम एक सॉलिड स्फीयर जैसा है जिसमें पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक सा यानी यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पॉजिटिव स्फीयर के अंदर ऐसे धस गए हैं जैसे तरबूज में बीज। इसीलिए इस मॉडल को प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। इमेजिन करो तरबूज का पूरा लाल हिस्सा पॉजिटिव चार्ज है और जो काले बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था थॉमसन का वाटरमेलन मॉडल, जिसमें पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड हैं।
अब हम इस स्लाइड में एंटर कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, थॉमसन ने एक मॉडल तो दे दिया, लेकिन साइंस में मॉडल तब तक एक्सेप्ट नहीं होता जब तक इसे एक्सपेरिमेंट से टेस्ट ना किया जाए। और इस मॉडल को टेस्ट करने का काम किया उनके ही एक स्टूडेंट अर्नस्ट रदरफोर्ड ने। उनका ये एक्सपेरिमेंट, जिसे हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, एटम की समझ को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब इस स्लाइड में हम रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का सेटअप समझेंगे। ध्यान से स्क्रीन पर देखिए, यहाँ लेफ्ट में एक रेडियो एक्टिव सोर्स है जो अल्फा पार्टिकल्स निकाल रहा है। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? बेसिकली ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब इन पर +2 चार्ज होता है। इन अल्फा पार्टिकल्स की एक पतली सी बीम को लेड ब्रिक के थ्रू फोकस करके एक बहुत ही पतली सोने की पत्ती यानी गोल्ड फॉइल पर मारा जाता है। और इस फॉइल के चारों तरफ एक रोटेटेबल डिटेक्टर है जिस पर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी है। जब भी कोई अल्फा पार्टिकल इस स्क्रीन से टकराता है तो एक छोटी सी फ्लैश पैदा होती है। इस डिटेक्टर को अलग अलग एंगल पर घुमाकर ये काउंट किया जा सकता था कि कितने पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में स्कैटर हुए। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था एक्सपेरिमेंटल सेटअप, अल्फा पार्टिकल्स की बीम को गोल्ड फॉइल पर फायर करना और देखना कि वो कहाँ जाते हैं। अब इस स्लाइड में हम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को देखेंगे इस ग्राफ के थ्रू। ध्यान से देखिए इस ग्राफ को। वाई एक्सिस पर है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स और एक्स एक्सिस पर है स्कैटरिंग एंगल थीटा। सबसे पहली चीज जो दिखती है वो ये है कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स ऑलमोस्ट सारे बिल्कुल सीधे निकल गए या बहुत छोटे एंगल से रिफ्लेक्ट हुए। देखो स्मॉल एंगल पर ये पीक कितनी ऊंची है, लेकिन और यही सबसे सरप्राइजिंग चीज थी, कुछ पार्टिकल्स बहुत कम पर कुछ बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। अगर थॉमसन का वाटरमेलन मॉडल सही होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उस मॉडल में पॉजिटिव चार्ज इतना फैला हुआ था कि उसमें इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो एक भारी अल्फा पार्टिकल को इतने बड़े एंगल से घुमा सके। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, ज्यादातर पार्टिकल्स सीधे निकल गए लेकिन कुछ बड़े एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हुए, जो थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। इस स्लाइड में हम सबसे शॉकिंग रिजल्ट पर फोकस करेंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना सरप्राइजिंग था ये रिजल्ट। लगभग 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से भी ज्यादा के एंगल से मुड़ गया, मतलब ऑलमोस्ट यू टर्न ले लिया। रदरफोर्ड के अपने शब्दों में ये इतना ही अनबिलीवेबल था जैसे आप एक टिश्यू पेपर पर तोपटा गोला मारें और वो टकरा कर आपके पास ही वापस आ जाए। इट वाज सिंपली इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द ओल्ड मॉडल। वाटरमेलन मॉडल के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था ये अनबिलीवेबल ऑब्जर्वेशन कि कुछ पार्टिकल्स ऑलमोस्ट 180 डिग्री पर बाउंस बैक कर गए। अब हम इस स्लाइड में एंटर कर रहे हैं एक नए दौर में, डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। तो उन शॉकिंग रिजल्ट्स का नतीजा क्या निकला? रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि थॉमसन का मॉडल गलत है। इट हैज टू बी रॉन्ग, क्योंकि एक हेवी फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल को वापस भेज पाने के लिए एटम के अंदर का पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ नहीं हो सकता। उसे एक बहुत ही छोटी सी जगह में कॉन्सेंट्रेटेड होना पड़ेगा, एक बहुत ही डेंस मैसिव कोर। और इसी कंक्लूजन से जन्म हुआ एक नए कॉन्सेप्ट का, द न्यूक्लियस। इस स्लाइड में हम रदरफोर्ड के कंक्लूजन को डिटेल में समझेंगे। रदरफोर्ड का लॉजिक बहुत साफ था। उन्होंने कहा कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा मास, मतलब 99.9% से भी ज्यादा मास एक बहुत ही छोटी सी जगह में आके जमा हो गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो अल्फा पार्टिकल कभी बाउंस बैक नहीं करता। ये स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स तभी मिल सकता है जब सारा पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड हो, और इसी छोटी सी हैवी पॉजिटिव कोर को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था रदरफोर्ड का फाइनल कंक्लूजन, एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास एक छोटे से न्यूक्लियस में सेंटर्ड है। अब इस स्लाइड में हम एटम और न्यूक्लियस के साइज को कंपेयर करेंगे। तो सवाल ये है कि न्यूक्लियस कितना छोटा है। स्क्रीन पर देखिए, नंबर्स आपको हैरान कर देंगे। एक एटम का साइज होता है रफली 10 to the power -10 मीटर्स, और न्यूक्लियस का साइज वो है 10 to the power -15 से 10 to the power -14 मीटर्स। मतलब न्यूक्लियस एटम से 10,000 से लेकर 1,00,000 गुना छोटा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एटम अंदर से ज्यादातर खाली है, इट्स मोस्टली एम्प्टी स्पेस। और अब एक्सपेरिमेंट के सारे रिजल्ट सेंस बना रहे हैं। जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए वो इस खाली जगह से निकल गए, और जो 8000 में से एक पार्टिकल वापस आया वो सीधा उस छोटे से न्यूक्लियस से हेड ऑन टकराया था। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया है कि एटम ज्यादातर खाली स्पेस है जिसके सेंटर में एक बहुत ही छोटा सा न्यूक्लियस है। अब हम इस स्लाइड में रदरफोर्ड के मॉडल की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो रदरफोर्ड ने हमें एक नया मॉडल दिया जिसे प्लैनेटरी मॉडल कहते हैं। बीच में न्यूक्लियस जैसे सूरज और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे प्लैनेट्स चक्कर काट रहे हैं। ये मॉडल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन इसमें भी कुछ सीरियस फ्लॉज थे जब हम इसे उस समय की फिजिक्स यानी क्लासिकल फिजिक्स से देखते हैं। इस स्लाइड में हम रदरफोर्ड मॉडल की पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखेंगे। ध्यान से इस डायग्राम को देखिए। प्रॉब्लम थी एटम की स्टेबिलिटी को लेकर। उस टाइम की क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। अब देखो, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली डायरेक्शन बदल रहा है, जिसका मतलब है कि वो एक एक्सेलरेटिंग पार्टिकल है। तो थ्योरी के हिसाब से उसे कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करनी चाहिए, और अगर उसकी एनर्जी कम होगी तो वो एक स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में न्यूक्लियस के अंदर जाकर गिर जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि एटम्स तो स्टेबल होते हैं, हम और आप एग्जिस्ट करते हैं, तो मॉडल और रियलिटी में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, जो नहीं होता। अब इस स्लाइड में हम रदरफोर्ड मॉडल की दूसरी प्रॉब्लम देखेंगे। ये प्रॉब्लम आती है एटॉमिक स्पेक्ट्रा से। स्पेक्ट्रा मतलब एटम से निकलने वाली लाइट का पैटर्न। अगर इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए न्यूक्लियस में गिर रहा है तो उसके घूमने की फ्रीक्वेंसी हर पल बदल रही है। इसका मतलब हमें एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, यानी एक पूरा रेनबो जिसमें हर कलर हर वेवलेंथ मौजूद हो। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो पता चला कि हाइड्रोजन जैसे एटम से एक डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम निकलता है, मतलब सिर्फ कुछ खास कलर्स की शार्प लाइंस दिखती हैं, बीच में अंधेरा। तो मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा था रेनबो और एक्सपेरिमेंट दिखा रहा था बारकोड। फिर से एक बड़ा मिसमैच। तो स्लाइड का मेन आइडिया था स्पेक्ट्रम प्रॉब्लम। मॉडल कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रेडिक्ट करता है, जबकि असल में लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है। तो अब हम इस स्लाइड से एक नए चैप्टर हीरो से मिलेंगे, नील्स बोर। रदरफोर्ड मॉडल की इन प्रॉब्लम्स का सलूशन क्लासिकल फिजिक्स के पास नहीं था, और तब 1913 में सीन में आए डेनिश फिजिसिस्ट नील्स बोर। उन्होंने रदरफोर्ड का प्लैनेटरी मॉडल उठाया, लेकिन उसमें उन्होंने उस समय की एक नई और अजीब थ्योरी, क्वांटम थ्योरी के आइडियाज को मिक्स कर दिया, और वही इसका सलूशन निकला।
इस स्लाइड में हम बोर के 3 गेम चेंजिंग पोस्टुलेट्स को समझेंगे। बच्चों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पहला पोस्टुलेट, बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं घूम सकता, वो सिर्फ कुछ स्पेशल स्टेबल ऑर्बिट्स में ही घूम सकता है, और जब तक वो इन ऑर्बिट्स में है वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। इसने स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। सेकंड पोस्टुलेट, अब सवाल उठता है कि ये स्पेशल ऑर्बिट्स हैं कौन से। बोर ने कहा ये वो ऑर्बिट्स हैं जिनके लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम L h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल n होता है, यानी L = n टाइम्स h/2π। इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। थर्ड पोस्टुलेट, एटम लाइट कब इमिट करेगा? जब इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट से एक लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में जंप करेगा, और जो एनर्जी डिफरेंस होगा दोनों ऑर्बिट्स का वो एक सिंगल फोटोन की फॉर्म में बाहर निकलेगा। इस पोस्टुलेट ने लाइन स्पेक्ट्रम की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था द बोर के 3 पोस्टुलेट्स, स्टेबल ऑर्बिट्स, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस। अब इस स्लाइड में हम इस नए शब्द क्वांटाइजेशन का मतलब समझेंगे। क्वांटाइजेशन बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इसका सिंपल सा मतलब है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जैसे एनर्जी कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं ले सकती, उनकी सिर्फ कुछ फिक्स्ड डिस्क्रीट वैल्यूज ही अलाउड है। इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझो। एक रैंप पर आप कहीं भी खड़े हो सकते हो, यह है कंटिन्यूअस, लेकिन सीढ़ियों पर आप या तो पहली सीढ़ी पर होगे या दूसरी पर, आप 1.5 सीढ़ी पर नहीं हो सकते, यह है डिस्क्रीट या क्वांटाइज्ड। बोर ने यही आइडिया एटम में यूज किया। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था क्वांटाइजेशन का मतलब वैल्यूज का डिस्क्रीट पैकेट्स में होना, कंटिन्यूअस ना होना। इस स्लाइड में हम बोर के मॉडल से निकला एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे। अपने पोस्टुलेट्स का यूज करके बोर ने हाइड्रोजन एटम के अलग अलग स्टेबल ऑर्बिट्स की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया। फॉर्मूला है E⁻n = -13.6 डिवाइडेड बाय n², और इसकी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स या EV। यहाँ पर n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो ऑर्बिट का नंबर बताता है, -1 2 3 एंड सो ऑन। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेगेटिव साइन, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, इट इज बाउंड। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को आजाद करना है तो आपको इतनी ही एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था हाइड्रोजन एटम की एनर्जी लेवल्स का फॉर्मूला En = -13.6 by n² EV और नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस। अब हम इस स्लाइड से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फाइनल सेक्शन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन्ड। तो अब तक हमारे पास बोहर के पोस्टुलेट्स हैं और एनर्जी का फॉर्मूला भी है। चलिए अब इन सबको यूज करके उस आखिरी पजल को सॉल्व करते हैं जिसे रदरफोर्ड का मॉडल नहीं कर पाया था। हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बनता है? इस स्लाइड में हम उसी मिस्ट्री पर वापस आते हैं। स्क्रीन पर देखिए, यह है हाइड्रोजन का एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। इसमें आपको सिर्फ कुछ खास रंग की अलग अलग लाइंस दिख रही हैं। सवाल वही है, सिर्फ यही लाइंस क्यों? बीच के सारे कलर्स गायब क्यों है? इस क्यों का जवाब बोर का मॉडल देता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया है उस सवाल को रिविजिट करना जिसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं, व्हाई अ लाइन स्पेक्ट्रम। अब इस स्लाइड में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम समझेंगे, हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम। ध्यान से देखिए, यहाँ हर हॉरिजॉन्टल लाइन एक अलाउड एनर्जी लेवल या स्टेबल ऑर्बिट को दिखा रही है। जो सबसे नीचे की लाइन है n = 1, उसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ये एटम की सबसे स्टेबल लोएस्ट एनर्जी स्टेट है। इसके ऊपर n = 2, n = 3, ये सब एक्साइटेड स्टेट्स हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा है। एक पैटर्न नोटिस करो, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है इन एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप कम होता जा रहा है, और बिल्कुल टॉप पर E = 0, ये आयनाइजेशन लेवल है जहां इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से आजाद हो जाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था एनर्जी लेवल डायग्राम, जिसमें ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट्स और एनर्जी गैप्स को दिखाया गया है। अब इस स्लाइड में हम सारे पीसेस को जोड़कर फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। तो अब सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं। याद कीजिए बोर का थर्ड पोस्टुलेट, एक स्पेक्ट्रल लाइन कब बनती है? जब एक इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से किसी लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है। इस जंप के दौरान वो इन दोनों लेवल्स की एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी का एक फोटोन निकालता है। अब सोचो, क्योंकि एटम में सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स ही अलाउड हैं, इसका मतलब उनके बीच के एनर्जी डिफरेंसेस भी स्पेसिफिक ही होंगे, और हर स्पेसिफिक एनर्जी डिफरेंस का मतलब है एक स्पेसिफिक एनर्जी का फोटोन, और हर स्पेसिफिक एनर्जी का मतलब है लाइट की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। इसलिए आपको सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कलर्स की लाइंस ही दिखती हैं। हर लाइन एक स्पेसिफिक जंप को रिप्रेजेंट करती है। इस तरह से पूरा लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन हो जाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था कि हर स्पेक्ट्रल लाइन एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन जंप बिटवीन 2 अलाउड एनर्जी लेवल्स को कॉरेस्पॉन्ड करती है, इसलिए स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट होता है। तो इस स्लाइड में हम बोर्स मॉडल की सक्सेस और उसकी एक छोटी सी कमी को देखेंगे। नो डाउट बोर का मॉडल एक बहुत बड़ी सक्सेस था। इसने एटम की स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को मैथमेटिकली बिल्कुल परफेक्टली एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन इसमें एक छोटा सा लेकिन था। बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट था कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, वो उन्होंने बस एक रूल की तरह दे दिया था। ये रूल काम कर रहा था, इससे सारे आंसर्स आ रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये रूल क्यों सही है, इसके पीछे का फंडामेंटल रीजन क्या था। इस क्यों का जवाब उनके पास नहीं था। इसका जवाब कि क्वांटाइजेशन आखिर आती कहां से है, वो 10 साल बाद डी ब्रॉगली ने दिया, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इसलिए शुरू करते हैं चैप्टर 13 न्यूक्लियाई। पिछले चैप्टर में हमने एटम के बारे में पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर को समझा। अब हम उसके भी अंदर जाएंगे, एटम के बिल्कुल दिल में, उसके सेंटर यानी न्यूक्लियस को एक्सप्लोर करेंगे। अब हम इस स्लाइड में एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल देखेंगे। सोच के देखो, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को धक्का मारते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर तो सारे प्रोटॉन्स भरे पड़े हैं, सब पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इतनी छोटी सी जगह में ये सब एक साथ कैसे टिके हुए हैं? इन्हें तो एक दूसरे से दूर भागना चाहिए था, न्यूक्लियस को फट जाना चाहिए था। तो आखिर न्यूक्लियस एग्जिस्ट ही कैसे करता है? इस एक सवाल का जवाब ही इस पूरे चैप्टर की नींव है। चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि न्यूक्लियस की एग्जिस्टेंस एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पॉजिटिव प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और इसी सवाल का जवाब हम इस चैप्टर में ढूंढेंगे। अब हम इस स्लाइड में न्यूक्लियस के साइज और मास के स्केल को समझेंगे। इसके साइज को फील करने के लिए चलो एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। इमेजिन करो कि पूरा एटम आपका क्लासरूम है, तो न्यूक्लियस कितना बड़ा होगा? एनी गेस? पूरे क्लासरूम के बीच में रखी हुई एक सुई की नोक, एक पिनहेड,
बस इतना सा, इतना छोटा। इसका मतलब एटम का 99% से ज्यादा हिस्सा तो बस खाली स्पेस है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस छोटी सी पिन हेड में एटम का 99.9% से भी ज्यादा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। क्या आप इसकी डेंसिटी इमेजिन कर सकते हो? ये ऐसी बात हो गई कि एक ट्रक का सारा वजन एक चीनी के दाने में फिट कर दिया गया हो। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि न्यूक्लियस एटम के कंपैरिजन में इनक्रेडिबली छोटा है, लेकिन एटम का लगभग सारा मास उसी में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अब हम इस स्लाइड में ये देखेंगे कि एटॉमिक मासेस को मेजर कैसे करते हैं। देखो, प्रोटॉन जैसे छोटे पार्टिकल्स का मास किलोग्राम्स में लिखना थोड़ा इनकन्वीनियंट है। वैल्यूज आती हैं 10 टू द पावर -27, बहुत लंबे नंबर्स हो जाते हैं। इसलिए साइंटिस्ट ने एक रिलेटिव स्केल बनाया। उन्होंने कार्बन 12 एटम को एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस चुना। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है। 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम यू से लिखते हैं, इज एक्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ अ सिंगल कार्बन 12 एटम। और जब इसकी वैल्यू केजी में निकाली जाती है तो वो आती है अप्रोक्सीमेटली 1.66 × 10 टू द पावर -27 केजी। ये वैल्यू आगे बहुत काम आने वाली है, इसे जरूर नोट कर लीजिए। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एटॉमिक मासेस को मेजर करने के लिए हम एक स्पेशल यूनिट यू यूज करते हैं जो कार्बन 12 एटम के मास पर बेस्ड है। अब हम इस स्लाइड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म समझेंगे, आइसोटोप्स। आइसोटोप का मतलब होता है सेम प्लेस, मतलब पीरियोडिक टेबल में इनकी जगह सेम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स होते हैं। और किसी एलिमेंट की पहचान किससे होती है? उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। तो आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी जी सेम रहता है। तो फिर फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। न्यूट्रॉन्स अलग अलग होने से उनका मास नंबर यानी ए अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, नेचर में इसके 2 मेन आइसोटोप्स मिलते हैं और इसी वजह से जब हम इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो वो 35.46 यू जैसी एक फ्रैक्शनल वैल्यू आती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनके प्रोटॉन सेम बट न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। अब हम इस स्लाइड में आइसोटोप्स का सबसे क्लासिक एग्जांपल देखेंगे जो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैं। पहला है प्रोटियम, ये हमारा नॉर्मल हाइड्रोजन है। इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं। दूसरा है ड्यूटेरियम, जिसे हेवी हाइड्रोजन भी कहते हैं। इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। और तीसरा है ट्रिटियम, जो रेडियो एक्टिव होता है। इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ध्यान से देखिए, तीनों में प्रोटॉन एक ही है, इसलिए तीनों को हम हाइड्रोजन ही कहते हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन काउंट अलग होने से इनका मास अलग अलग है। यही आइसोटोप्स का कोर कॉन्सेप्ट है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, जिनका प्रोटॉन नंबर सेम 1, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर 0, 1, 2 अलग होता है। अब हम इस स्लाइड में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की कहानी देखेंगे। जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए तो एक नया सवाल खड़ा हो गया। ड्यूट्रियम का मास प्रोटॉन से डबल था, पर चार्ज तो उतना ही था। ये एक्स्ट्रा मास आ कहां से रहा है? साइंटिस्ट ने सोचा जरूर न्यूक्लियस के अंदर कोई न्यूट्रल पार्टिकल है। फिर 1932 में जेम्स चैडविक ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बेरिलियम मेटल पर अल्फा पार्टिकल्स यानी हीलियम न्यूक्लियाई से बम्बार्डमेंट किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक ऐसी रेडिएशन निकल रही है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये रेडिएशन बहुत पावरफुल थी। ये गैमा रेज फोटॉन्स नहीं हो सकती थी। चैडविक ने कंक्लूड किया कि ये जरूर कोई नया पार्टिकल है, एक ऐसा पार्टिकल जिसका कोई चार्ज नहीं है लेकिन मास लगभग प्रोटॉन के बराबर है, और इसी पार्टिकल को नाम दिया गया न्यूट्रॉन। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया जब उन्होंने बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट करके एक पावरफुल न्यूट्रल रेडिएशन ऑब्जर्व की। अब हम इस स्लाइड में न्यूक्लियस के 2 मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी न्यूक्लियॉन्स को कंपेयर करेंगे। तो अब हमारे पास न्यूक्लियस के 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इन्हें कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ध्यान से इस टेबल को देखिए, प्रोटॉन का चार्ज है +E, न्यूट्रॉन जैसा नाम से ही क्लियर है न्यूट्रल है, चार्ज 0। अब इनके मास पर ध्यान दीजिए, देखने में लगभग सेम है, बट अगर आप 4th डेसिमल प्लेस तक देखें तो न्यूट्रॉन का मास है 1.00866 U और प्रोटॉन का है 1.00727 U। इसका मतलब न्यूट्रॉन थोड़ा सा जस्ट स्लाइटली हेवियर है प्रोटॉन से। ये छोटा सा डिफरेंस आगे जाकर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, इसे याद रखिएगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के चार्ज अलग होते हैं और उनके मास में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसमें न्यूट्रॉन थोड़ा भारी होता है। अब हम इस स्लाइड में 3 ऐसे टर्म्स देखेंगे जो एग्जाम में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। इन्हें याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है, उनके नाम में ही क्लू छुपा है। देखिए, आइसोटोप्स में P आता है, इसका मतलब इनमें प्रोटॉन नंबर Z सेम होता है। आइसोबार्स में A आता है मास नंबर के लिए, इनमें मास नंबर A सेम होता है। एग्जाम्पल देखिए, ट्रिटियम और हीलियम 3 दोनों का मास नंबर 3 सेम है, लेकिन ध्यान दो प्रोटॉन नंबर अलग है, इसलिए ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं। और आइसोटोन्स में N आता है, इसका मतलब इनमें न्यूट्रॉन नंबर N सेम होता है, जैसे मर्क्यूरी 198 और गोल्ड 197, दोनों में 118 न्यूट्रॉन्स हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स को उनके नाम से याद रख सकते हैं, P फॉर सेम प्रोटॉन्स, A फॉर सेम मास नंबर और N फॉर सेम न्यूट्रॉन्स। अब हम इस स्लाइड में ये देखेंगे कि न्यूक्लियस के साइज को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट से ये फॉर्मूला निकला है, R = R0 A⁴ यहाँ R न्यूक्लियस का रेडियस है, A उसका मास नंबर है और R0 ये एक एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट है जिसे न्यूक्लियर रेडियस पैरामीटर कहते हैं और इसकी वैल्यू लगभग 1.2 फेम्टोमीटर होती है। फेम्टो मतलब 10⁻⁻15। अब इस फॉर्मूला का सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है? अगर आप न्यूक्लियस का वॉल्यूम V कैलकुलेट करें जो कि स्फीयर के लिए होता है 4/3 πr³ और उसमें R की ये वैल्यू डालें तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर A। सिंपल शब्दों में, जितने ज्यादा पार्टिकल्स न्यूक्लियॉन्स होंगे उतना बड़ा न्यूक्लियस का वॉल्यूम होगा। बिल्कुल लॉजिकल है ना? तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि न्यूक्लियस का रेडियस उसके मास नंबर की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होता है, जिसका मतलब है कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम इस स्लाइड में न्यूक्लियस की डेंसिटी की बात करेंगे, जो पिछले फॉर्मूला का एक बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट है। सोचो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम।
हमने देखा कि न्यूक्लियस का मास m भी मास नंबर a के प्रोपोर्शनल है और पिछली स्लाइड में देखा कि वॉल्यूम v भी a के प्रोपोर्शनल है। तो जब आप रेशियो लेंगे मास बाय वॉल्यूम तो a से a कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब चाहे हाइड्रोजन का छोटा न्यूक्लियस हो या यूरेनियम का भारी न्यूक्लियस, सबकी डेंसिटी लगभग सेम रहती है, इट्स कांस्टेंट। और ये वैल्यू देखो 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। ये इतनी ज्यादा है कि अगर आप न्यूक्लियर मैटर का एक चम्मच भर लें तो उसका वेट माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा होगा। माइंड बॉगलिंग, राइट? तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि सभी न्यूक्लियाई की डेंसिटी अमेजिंगली हाई और लगभग कांस्टेंट होती है, क्योंकि मास और वॉल्यूम दोनों ही मास नंबर के प्रोपोर्शनल होते हैं। अब हम इस स्लाइड में आते हैं फिजिक्स की शायद सबसे फेमस इक्वेशन पर, जिसने 20th सेंचुरी साइंस को हमेशा के लिए बदल दिया। ये है आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, E = mc²। ये इक्वेशन कहती है कि मास और एनर्जी दो अलग चीजें नहीं है, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मास में। यहाँ E एनर्जी है, m मास है और c है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। अब सोचो उस नंबर का स्क्वायर। ये c² टर्म इतना बड़ा मल्टीप्लायर है कि अगर आप एक छोटा सा, बिल्कुल थोड़ा सा मास भी एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो उससे अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। यही कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर बॉम्ब्स और न्यूक्लियर पावर का फाउंडेशन है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आइंस्टाइन की इक्वेशन E = mc² बताती है कि मास और एनर्जी इंटरचेंजेबल है और थोड़ा सा मास भी बहुत ज्यादा एनर्जी में बदल सकता है। अब हम इस स्लाइड में कॉमन सेंस का एक सवाल देखेंगे। मान लीजिए आपने 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स लिए और उन्हें एक वेइंग मशीन पर रखा। आपने उनका टोटल मास नोट कर लिया। अब आपने उन सबको जोड़कर एक ऑक्सीजन का न्यूक्लियस बना दिया और उसे तोला। तो उस न्यूक्लियस का मास भी तो उतना ही होना चाहिए ना जितना उसके पार्ट्स का टोटल मास था। कॉमन सेंस तो यही कहता है, जैसे 10 ईंटों का टोटल वेट उन्हें जोड़कर बनाई दीवार के वेट के बराबर ही होता है। लेकिन क्या न्यूक्लियर वर्ल्ड में भी यही कॉमन सेंस काम करता है? चलिए देखते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम ये लॉजिकल सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एक न्यूक्लियस का मास उसके कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के टोटल मास के बराबर होना चाहिए। अब हम इस स्लाइड में पिछले सवाल का जवाब देखेंगे और अजीब बात यह है कि जवाब है नो, बिल्कुल नहीं। हैरानी की बात है, लेकिन एक न्यूक्लियस का एक्चुअल मेजर्ड मास हमेशा उसके कंस्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के टोटल मास से कम होता है। द होल इज एक्चुअली लाइटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ये जो मिसिंग मास है इसी को हम फिजिक्स में मास डिफेक्ट कहते हैं और इसे डेल्टा m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मास गया कहाँ? वही आइंस्टाइन काम आते हैं, E = mc²। ये मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि न्यूक्लियस का मास उसके पार्ट्स के टोटल मास से हमेशा कम होता है और इस मिसिंग मास को मास डिफेक्ट कहते हैं। अब हम इस स्लाइड में मास डिफेक्ट को एक रियल एग्जांपल से कैलकुलेट करके देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। हम ऑक्सीजन 16 का केस लेते हैं जिसमें 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। स्टेप 1, पहले हम एक्सपेक्टेड मास निकालते हैं, मतलब 8 प्रोटॉन्स का मास और 8 न्यूट्रॉन्स का मास ऐड करते हैं। रिजल्ट आया 16.12744 U। स्टेप 2, फिर हम एक्सपेरिमेंट से एक्चुअली ऑक्सीजन न्यूक्लियस को वे करते हैं। रिजल्ट आता है 15.09953 U। स्टेप 3, साथ दिख रहा है कि एक्चुअल मास कम है। इनका डिफरेंस यानी एक्सपेक्टेड माइनस एक्चुअल जो है 0.13691 U, यही है इसका मास डिफेक्ट यानी डेल्टा m। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ऑक्सीजन 16 का एग्जांपल लेकर हमने कैलकुलेट किया कि उसका एक्चुअल मास उसके कंपोनेंट्स के टोटल मास से 0.13691 U कम है और यही इसका मास डिफेक्ट है। अब हम इस स्लाइड में उस एनर्जी की बात करेंगे जिसमें मास डिफेक्ट कन्वर्ट हुआ। इस एनर्जी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी या EB। सिंपल वर्ड्स में ये मास डिफेक्ट का एनर्जी इक्विवेलेंट है। फॉर्मूला है EB = डेल्टा mc²। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? इसके दो मतलब है, ध्यान से सुनना। पहला, जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं तब इतनी एनर्जी रिलीज होती है। और दूसरा, अगर आपको उस न्यूक्लियस को वापस उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में तोड़ना है तो आपको अकेले अकेले न्यूक्लियॉन्स को इतनी ही एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। तो आप कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी वो कॉस्मिक ग्लू है जो सारे न्यूक्लियंस को एक साथ इतनी टाइटली बांध कर रखता है उस रिपल्शन के खिलाफ। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है जो न्यूक्लियस को एक साथ बांध कर रखती है। अब हम इस स्लाइड में स्टेबिलिटी का असली पैरामीटर देखेंगे। सोचो, क्या ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी का मतलब हमेशा ज्यादा स्टेबिलिटी है? ऐसा जरूरी नहीं है। एक भारी न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम की टोटल बाइंडिंग एनर्जी EB एक हल्के न्यूक्लियस से कहीं ज्यादा होगी क्योंकि उसमें न्यूक्लियॉन्स ही 238 हैं। तो क्या यूरेनियम ज्यादा स्टेबल हुआ? बिल्कुल नहीं। एक फेयर कंपैरिजन करने के लिए हमें टोटल एनर्जी को टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड करना पड़ेगा। हमें ये देखना है कि एवरेज में हर एक न्यूक्लियॉन कितना टाइटली बाउंड है और इसी क्वांटिटी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, EBN। फॉर्मूला है EBN = EB/A। जिस न्यूक्लियस का EBN जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का अकेले बाइंडिंग एनर्जी से नहीं बल्कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन EBN से पता चलता है। अब हम इस स्लाइड में न्यूक्लियर फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स में से एक देखेंगे और ये सारी इंफॉर्मेशन पूरे यूनिवर्स के सभी न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी की कहानी इस एक ग्राफ में छिपी है। ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन EBN वर्सेस मास नंबर A का कर्व। इसको आप स्टेबिलिटी का मैप भी कह सकते हो। इस ग्राफ को समझना बहुत आसान है। Y एक्सिस पर EBN है यानी स्टेबिलिटी। जो न्यूक्लियस इस कर्व पर जितना ऊपर है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल है। X एक्सिस पर मास नंबर है यानी न्यूक्लियस का साइज। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि EBN वर्सेस A कर्व एक स्टेबिलिटी मैप की तरह है जहां कर्व का पीक सबसे स्टेबल न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इस स्लाइड में इस स्टेबिलिटी मैप को डिटेल में पढ़ते हैं। इसके 3 मेन रीजंस हैं। पहला, लेफ्ट साइड में A <30 वाले हल्के न्यूक्लियाई, ये कर्व पर नीचे हैं यानी कम स्टेबल हैं। स्टेबिलिटी पाने के लिए ये ऊपर चढ़ना चाहते हैं। ऐसा वो आपस में जुड़कर यानी फ्यूज होकर कर सकते हैं। इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। दूसरा, मिडिल रीजन जहां A 30 से 170 तक है, ये कर्व का प्लेटो है। यहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट्स रहते हैं। इसका पीक यानी सबसे स्टेबल न्यूक्लियस है आयरन 56। तीसरा, राइट साइड में A > 170 वाले भारी न्यूक्लियाई, ये भी कर्व पर नीचे हैं। स्टेबिलिटी पाने के लिए इनका नेचुरल टेंडेंसी है कि ये टूटकर यानी फिजन करके बीच वाले रीजन में आ जाएं जहां स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व के अनुसार हल्के न्यूक्लियाई फ्यूज होकर और भारी न्यूक्लियाई फिजन करके स्टेबिलिटी हासिल करते हैं जबकि मिडिल वेट न्यूक्लियाई सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं।
अब हम इस स्लाइड में उस फोर्स को समझेंगे जो न्यूक्लियस को बांधता है। तो हमने बाइंडिंग एनर्जी की बात की, लेकिन ये एनर्जी किस फोर्स से आती है? उस फोर्स को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये ग्राफ उसके अजीब नेचर को दिखाता है। वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी है और एक्स एक्सिस पर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस। देखो, जब डिस्टेंस 0.8 फेम्टोमीटर से ज्यादा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब फोर्स अट्रैक्टिव है जो उन्हें पास खींचता है। लेकिन जैसे ही डिस्टेंस 0.8 फेम से कम होता है, पोटेंशियल एनर्जी अचानक से बहुत पॉजिटिव हो जाती है। मतलब फोर्स एक्सट्रीमली रिपल्सिव हो जाता है। और यही इसका फीचर है जो न्यूक्लियस को स्टेबल रखता है, अट्रैक्ट करके जोड़े रखता है और रिपेल करके कोलैप्स होने से बचाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि न्यूक्लियर फोर्स एक सर्टेन डिस्टेंस तक अट्रैक्टिव होता है, लेकिन बहुत पास आने पर हाईली रिपल्सिव हो जाता है। अब हम इस स्लाइड में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की 3 सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को समराइज करेंगे। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी, ये नेचर की सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये प्रोटॉन्स के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से भी लगभग 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी प्रॉपर्टी, ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर कुछ फेम्टोमीटर्स तक ही काम करती है। उससे दूर जाने पर यह फोर्स अचानक जीरो हो जाती है। और तीसरी, ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। इस फोर्स को इस बात से कोई मतलब नहीं कि पार्टिकल पर चार्ज है या नहीं। प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों के बीच ये फोर्स इक्वली स्ट्रॉन्ग लगती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि न्यूक्लियर फोर्स नेचर की सबसे स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट रेंज और चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। अब हम इस स्लाइड में रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। हमने स्टेबिलिटी कर्व में देखा कि बहुत सारे न्यूक्लियाई अनस्टेबल हैं। तो ये स्टेबल कैसे होते हैं? उनके पास स्टेबिलिटी पाने का एक नेचुरल तरीका है। इसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को, जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स या एनर्जी निकालकर यानी डीके होकर एक ज्यादा स्टेबल स्टेट में जाता है, हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ये एक प्योरली न्यूक्लियर फिनोमेना है। 3 मेन तरह के डीके होते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके और गैमा डीके। इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि रेडियो एक्टिविटी वो प्रोसेस है जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियाई रेडिएशन एमिट करके ज्यादा स्टेबल बनने की कोशिश करते हैं। अब हम इस स्लाइड में स्टेबिलिटी पाने के 2 मेन रास्ते, फिजन और फ्यूजन, को कंपेयर करेंगे। ये दोनों प्रोसेसेस बाइंडिंग एनर्जी कर्व से ही समझे जा सकते हैं। फिजन में एक भारी कम स्टेबल न्यूक्लियस जो कर्व के राइट साइड में है टूटकर हल्के ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई मिडिल ऑफ कर्व बनाता है। फ्यूजन में हल्के कम स्टेबल न्यूक्लियाई जो कर्व के लेफ्ट साइड में है जुड़कर एक भारी ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस मिडिल ऑफ कर्व बनाते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों ही प्रोसेस में फाइनल प्रोडक्ट इनिशियल रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल है, मतलब कर्व पर ऊपर जा रहा है। और जब भी सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है वो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करता है। इसीलिए फिजन और फ्यूजन दोनों से ही एनर्जी मिलती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि फिजन और फ्यूजन दोनों ही प्रोसेसेस में न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी कर्व पर ऊपर की तरफ जाता है, ज्यादा स्टेबल होता है और एनर्जी रिलीज करता है। अब हम इस स्लाइड में ये देखेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में कितनी एनर्जी रिलीज होती है। इसका स्केल समझने के लिए इस चार्ट को देखिए। अगर आप 1 किलो कोयला जलाते हो जो एक केमिकल रिएक्शन है और उससे मान लीजिए 1 यूनिट एनर्जी मिलती है, तो 1 किलो यूरेनियम के फिशन से जो एक न्यूक्लियर रिएक्शन है आपको 10 लाख यानी 1 मिलियन यूनिट्स एनर्जी मिलेगी। 1 मिलियन टाइम्स मोर एनर्जी। ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? क्योंकि केमिकल रिएक्शंस जैसे कोयला जलाना में सिर्फ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के ऑर्डर की होती है, जबकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस होते हैं और यहाँ एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के ऑर्डर की होती है, यानी 10 लाख गुना ज्यादा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि न्यूक्लियर रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस के मुकाबले पर किलोग्राम ऑफ फ्यूल मिलियन टाइम्स ज्यादा एनर्जी रिलीज करती हैं। अब हम इस स्लाइड के साथ इस चैप्टर की जर्नी को कंक्लूड करते हैं। हमने एक छोटे से अजीब से न्यूक्लियस के फंडामेंटल सवाल से शुरू किया था और देखो हम कहाँ पहुंच गए। तारों की एनर्जी, फ्यूजन और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, फिशन तक। ये सब उस छोटे से कोर के अंदर छिपे सीक्रेट्स हैं। एक छोटा सा अनस्टेबल न्यूक्लियस और उससे निकलने वाली स्टार्स की पावर, एटम के अंदर और न जाने कितने राज छुपे होंगे। यही खोज फिजिक्स को इतना एक्साइटिंग बनाती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि न्यूक्लियस की स्टडी हमें सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना तक सब कुछ समझने में मदद करती है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। बच्चों, ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की आत्मा है, इट्स सोल। आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच कुछ भी उठा लो, उसके अंदर जो मैजिकल ब्रेन काम कर रहा है वो इन्हीं सेमीकंडक्टर से बना है। तो आज हम उस मैजिक के पीछे की फिजिक्स को समझेंगे। लेट्स डाइव इन। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये है आज का हमारा सफर, आर रोड मैप। हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, जैसे एक बिल्डिंग बनाते हैं फाउंडेशन से। पहले हम समझेंगे कि आज की इलेक्ट्रॉनिक्स पुरानी टेक्नोलॉजी से इतनी बेहतर क्यों है। फिर हम मटेरियल्स को उनकी करंट चलाने की एबिलिटी पर क्लासिफाई करेंगे। उसके बाद आएगा इस चैप्टर का सबसे बड़ा सीक्रेट, एनर्जी बैंड्स, जो हमें क्यों का जवाब देगा। फिर हम प्योर सेमीकंडक्टर्स को मॉडिफाई करना सीखेंगे और आखिर में इन सब पीसेस को जोड़कर बनाएंगे पीएन जंक्शन, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का हार्ट। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम एक लॉजिकल सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो चलिए, हमारे सफर का पहला पड़ाव इलेक्ट्रॉनिक्स, ओल्ड वर्सेस न्यू। किसी भी नई टेक्नोलॉजी को अप्रिशिएट करने के लिए ये जानना जरूरी है कि उससे पहले क्या था। हम टाइम ट्रैवल करके देखेंगे कि हम बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब से छोटे से सॉलिड स्टेट डिवाइसेस तक कैसे पहुंचे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के एवोल्यूशन को समझेंगे ताकि हमें आज की टेक्नोलॉजी की वैल्यू पता चले। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। पहले के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब था वैक्यूम ट्यूब्स। आपने पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज में देखे होंगे, साइंटिस्ट के पास अजीब सी ग्लोइंग ग्लास ट्यूब्स होती थी, वही थे वो वैक्यूम ट्यूब्स। और उनकी प्रॉब्लम्स ढेर सारी, जैसा आप स्लाइड पर देख सकते हो। पहली चीज, दे वर बल्की, यानी बहुत बड़े और भारी। इमेजिन एक कंप्यूटर जो पूरा कमरा ले ले। दूसरा, हाई पावर कंजम्पशन, ये इतनी बिजली खाते थे कि घर का बिल ही आ जाए। तीसरी, हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज अराउंड 100 वोल्ट्स, ये डेंजरस था, शॉक लगने का खतरा। और आखिरी, लो रिलायबिलिटी, ये जल्दी फ्यूज हो जाते थे, बार बार बदलना पड़ता था। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि पुरानी टेक्नोलॉजी यानी वैक्यूम ट्यूब्स बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं थी। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या निकला? द रेवोल्यूशन कॉल्ड सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। ये वैक्यूम ट्यूब्स के हर प्रॉब्लम का जवाब था। जहां वैक्यूम ट्यूब्स बल्कि थे, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस छोटे हैं, इतने छोटे कि आपकी पॉकेट में आ जाए, लाइक अ चिप इन योर फोन। जहां वो हाई पावर कंज्यूम करते थे, ये लो पावर पर चलते हैं, इसलिए आपके फोन की बैटरी पूरा दिन चलती है।
जहां वो हाई वोल्टेज पर काम करते थे ये सेफ लो वोल्टेजेस पर चलते हैं और रिलायबिलिटी इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है। ये सब मुमकिन हुआ एक ही चीज से, सेमीकंडक्टर्स। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स ने सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल करके पुरानी टेक्नोलॉजी को हमेशा के लिए बदल दिया। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ओके, तो अब जब हमें पता चल गया है कि सेमीकंडक्टर्स हीरो हैं, तो चलिए उनके बारे में आराम से बेसिक से पढ़ते हैं। हमारा अगला सेक्शन है हाउ मटेरियल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हम मटेरियल्स को उनकी करंट चलाने की एबिलिटी यानी कंडक्टिविटी के बेसिस पर 3 हिस्सों में बांटेंगे, मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड ऑफ कोर्स सेमीकंडक्टर्स। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम फंडामेंटल क्लासिफिकेशन से अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना शुरू करेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ध्यान से इस टेबल को देखो बच्चों, यहाँ 2 वर्ड्स हैं, रेजिस्टिविटी जिसका सिंबल है रो और कंडक्टिविटी जिसका सिंबल है सिग्मा। रेजिस्टिविटी का मतलब है रुकावट, एक मटेरियल करंट को कितना रोकता है, और कंडक्टिविटी इसका उल्टा है, चलाने की क्षमता, एक मटेरियल करंट को कितनी आसानी से फ्लो होने देता है। अब नंबर्स देखो, मेटल्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम 10⁻⁻8 और कंडक्टिविटी बहुत हाई है, इसलिए कॉपर की वायर्स बनती हैं। अब आओ इंसुलेटर्स पर, जैसे प्लास्टिक या रबर, उनकी रेजिस्टिविटी देखो 10⁻11 कितनी ज्यादा है और कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट 0। और इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में देखो कौन है, सेमीकंडक्टर्स। इनकी प्रॉपर्टीज इन दोनों के अजीब से मिडिल में है। ये जो 10 की पावर्स का डिफरेंस है ना, ये जमीन आसमान का फर्क है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि कंडक्टिविटी के बेसिस पर मटेरियल्स 3 अलग अलग दुनिया में रहते हैं और सेमीकंडक्टर्स इनके बीच का ब्रिज है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे तो सेमीकंडक्टर्स का परिवार भी काफी बड़ा है। स्क्रीन पर देखो, सबसे कॉमन है एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर्स जैसे सिलिकॉन Si और जर्मेनियम Ge। सिलिकॉन तो रेत में मिलता है इसलिए बहुत कॉमन है। हमारा पूरा फोकस इस चैप्टर में इन्हीं दोनों पर रहेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं, 2 या ज्यादा एलिमेंट्स को मिलाकर, जैसे इनऑर्गेनिक CDS जिसे लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स LDRs में यूज करते हैं, या फिर ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं जो फ्यूचर की फ्लेक्सिबल डिस्प्लेज में यूज होंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि सेमीकंडक्टर्स की बहुत वैराइटीज हैं, लेकिन इस चैप्टर के राजा सिलिकॉन और जर्मेनियम ही हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। हमने ये तो देख लिया कि मेटल्स कंडक्ट करते हैं और इंसुलेटर्स नहीं, पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? फिजिक्स हमेशा क्यों पूछती है व्हाई डज कॉपर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट वुड डजंट। इस क्यों का जवाब है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, द सीक्रेट ऑफ एनर्जी बैंड्स। बच्चों, अगर आपने ये आगे की 3-4 स्लाइड समझ ली ना, तो पूरा चैप्टर आपके लिए केक वॉक हो जाएगा, प्रॉमिस। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अब हम कंडक्टिविटी के पीछे की असली फिजिक्स को अनकवर करने जा रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। इमेजिन करो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग, एक अकेले एटम में इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग फ्लोर्स पर रहते हैं जिनको हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। लेकिन जब बहुत सारे एटम्स मिलकर एक क्रिस्टल बनाते हैं तो ये फ्लोर्स आपस में मिलकर पूरे जोन्स या बैंड्स बना लेते हैं। 2 बैंड्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला वैलेंस बैंड, ये समझो इलेक्ट्रॉन्स का घर है, ग्राउंड फ्लोर, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आराम से रहते हैं एटम से बंधे हुए। दूसरा है कंडक्शन बैंड, ये ऑफिस या प्लेग्राउंड है, टॉप फ्लोर। करंट कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपने घर यानी वैलेंस बैंड से निकलकर ऑफिस यानी कंडक्शन बैंड तक जाना पड़ता है। जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं है वो फ्री नहीं है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी बैंड्स में रहते हैं और करंट फ्लो के लिए उन्हें वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जंप करना पड़ता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को मेटल्स पर अप्लाई करते हैं। ध्यान से डायग्राम देखिए। मेटल्स के केस में क्या हो रहा है, वैलेंस बैंड घर और कंडक्शन बैंड ऑफिस आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब घर और ऑफिस के बीच कोई दीवार ही नहीं है, आंगन एक ही है। इलेक्ट्रॉन्स को ऑफिस जाने के लिए कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं चाहिए, वो आराम से घर से ऑफिस, ऑफिस से घर घूम सकते हैं। इसलिए मेटल्स में हमेशा लाखों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं और जैसे ही आप वोल्टेज लगाते हो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में भागने लगते हैं और करंट फ्लो होता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि मेटल्स इसलिए एक्सीलेंट कंडक्टर हैं क्योंकि उनमें वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच कोई गैप नहीं होता, वो ओवरलैप करते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब आते हैं दूसरे एक्सट्रीम यानी इंसुलेटर्स पर। यहाँ का सीन देखो, वैलेंस बैंड घर और कंडक्शन बैंड ऑफिस के बीच एक बहुत बड़ा फॉरबिडन एनर्जी गैप है। ये गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है। ये ऐसा है जैसे आपका घर ग्राउंड फ्लोर पर है और ऑफिस 100th फ्लोर पर और बीच में लिफ्ट नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी ही नहीं होती कि वो इतनी लंबी सीढ़ियां चढ़कर कंडक्शन बैंड तक जा पाए। इसलिए इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं तो करंट भी नहीं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इंसुलेटर्स में इतना बड़ा एनर्जी गैप होता है कि इलेक्ट्रॉन्स उसे क्रॉस ही नहीं कर पाते, इसलिए वो कंडक्ट नहीं करते। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे और अब आते हैं हमारे हीरो पर, सेमीकंडक्टर्स। ये गोल्डीलॉक्स केस है, ना ज्यादा ना कम, एकदम परफेक्ट। यहां भी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच गैप है, लेकिन ये गैप छोटा है, लेस देन 3 eV। ये ऐसा है कि घर ग्राउंड फ्लोर पर है और ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पर। नॉर्मल ठंडी में शायद इलेक्ट्रॉन आलसी हो और ना जाए, लेकिन जैसे ही थोड़ी गर्मी मिलती है यानी रूम टेम्परेचर पर जो थर्मल एनर्जी होती है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को जोश आ जाता है और वो फर्स्ट फ्लोर पर जंप कर जाते हैं और जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में पहुंचे वो फ्री हो गए। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम इस जंप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि सेमीकंडक्टर्स का छोटा एनर्जी गैप उन्हें स्पेशल बनाता है क्योंकि हम थोड़ी एनर्जी देकर उनकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब तक हमने एनर्जी बैंड्स की जनरल थ्योरी समझी, अब इस थ्योरी को हम अपने मेन कैरेक्टर्स सिलिकॉन और जर्मेनियम पर अप्लाई करेंगे। इस सेक्शन में हम 2 तरह के सेमीकंडक्टर्स देखेंगे। एक है इंट्रिंसिक जिसका मतलब है एकदम प्योर 100% प्योर सेमीकंडक्टर, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक जिसमें हम थोड़ी सी मिलावट करके उसकी प्रॉपर्टीज को बदल देंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम अब प्योर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स के बिहेवियर को कंपेयर करेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। स्क्रीन पर देखिए, ये एक प्योर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर है। हम जानते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के आउटरमोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्रिस्टल के अंदर हर एक एटम अपने 4 पड़ोसी एटम्स के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 4 मजबूत कोवैलेंट बॉन्ड्स बना लेता है। इससे सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और सब स्टेबल हो जाते हैं। इमेजिन करो ये एक परफेक्ट कम्युनिटी है जहां सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। जब टेम्परेचर बहुत कम होता है लाइक एब्सोल्यूट 0 तो कोई अपना हाथ नहीं छोड़ता, सारे इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड्स में लॉक्ड रहते हैं। इसलिए एट लो टेम्परेचर्स अ प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव्स जस्ट लाइक एन इंसुलेटर।
तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एट लो टेम्परेचर अ प्योर सेमीकंडक्टर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड्स में फंसे होते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक ये देखेंगे। अब क्या होता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे रूम टेम्परेचर पर कुछ कोवैलेंट बॉन्ड्स को इतनी थर्मल एनर्जी मिल जाती है कि वो वाइब्रेट करके टूट जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से आजाद हो जाता है, ये बन गया हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब आती है इंटरेस्टिंग बात, जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है तो वहां एक खाली सीट, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। इस वैकेंसी को हम कहते हैं होल। सोचो, एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन गया तो उस खाली जगह पर एक इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज आ गया ना। ये होल भी मूव कर सकता है, पड़ोसी बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस खाली जगह में आ सकता है, जिससे होल आगे शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमेशा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स Ne नंबर ऑफ होल्स NH के बराबर होता है। Ne इक्वल्स NH। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि गर्मी से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनते हैं और प्योर सेमीकंडक्टर में इनकी संख्या हमेशा बराबर होती है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। एक प्योर सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। उसको यूजफुल बनाने के लिए हम एक बहुत ही क्लेवर टेक्निक यूज करते हैं, जिसे कहते हैं डोपिंग। डोपिंग का मतलब है एक प्योर सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में जानबूझकर बहुत ही कंट्रोल तरीके से एक इंप्योरिटी एटम डालना। जो इंप्योरिटी हम डालते हैं उसे डोपेंट कहते हैं। और ये कितनी होती है? बहुत कम। इमेजिन करो 10 लाख सिलिकॉन एटम्स के बीच में सिर्फ एक इंप्योरिटी एटम। लेकिन इस छोटी सी मिलावट का असर इतना जबरदस्त होता है कि कंडक्टिविटी हजारों गुना बढ़ जाती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि डोपिंग एक मैजिकल प्रोसेस है, जिससे हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। डोपिंग से हम दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं। ये टेबल एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट साइड है एन टाइप। ये बनाने के लिए हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालते हैं, यानी ऐसा एटम जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे आर्सेनिक। ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए इसे डोनर इंप्योरिटी कहते हैं। और इसमें मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज, इसलिए एन टाइप। राइट साइड है पी टाइप। ये बनाने के लिए हम ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डालते हैं, यानी जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे बोरॉन। ये एक होल क्रिएट करता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए इसे एक्सेप्टर इंप्योरिटी कहते हैं। और इसमें मेजॉरिटी में होल्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए पी टाइप। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम जैसी इंप्योरिटी डालेंगे वैसा ही सेमीकंडक्टर बनेगा, या तो इलेक्ट्रॉन रिच एन टाइप या होल रिच पी टाइप। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए एन टाइप को आराम से समझते हैं। इस डायग्राम को देखो, हमने सिलिकॉन के क्रिस्टल में एक आर्सेनिक AS एटम डाल दिया। आर्सेनिक पेंटावेलेंट है, उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स ने तो पड़ोसी 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ आराम से कोवलेंट बॉन्ड्स बना लिए। लेकिन अब वो 5वां इलेक्ट्रॉन देखो, वो बेचारा अकेला रह गया, उसके लिए कोई बॉन्ड ही नहीं है। वो अपने एटम से बहुत वीकली जुड़ा होता है, थोड़ी सी भी एनर्जी मिलते ही वो आजाद हो जाता है। तो हर इंप्योरिटी एटम ने हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसीलिए एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल से बहुत ज्यादा हो जाता है, Ni ग्रेटर देन NH। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एन टाइप में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालने से हमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब देखते हैं पी टाइप में क्या होता है। डायग्राम देखो, हमने सिलिकॉन की जगह एक बोरॉन यानी B एटम डाल दिया। बोरॉन ट्राइवैलेंट है, उसके पास सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसने अपने 3 पड़ोसियों के साथ तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन चौथे सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। वहां एक खाली जगह, एक वैकेंसी यानी एक होल क्रिएट हो गया। ये होल एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। अब कोई भी पड़ोसी इलेक्ट्रॉन इस होल में जंप कर सकता है, तो हर इंप्योरिटी एटम ने हमें एक फ्री होल दे दिया। इसलिए पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा हो जाता है, NH इज लेस देन Ne। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि पी टाइप में ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डालने से हमें ढेर सारे फ्री होल्स मिलते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब देखते हैं कि डोपिंग से हमारे एनर्जी बैंड डायग्राम पर क्या फर्क पड़ता है। ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, ध्यान से सुनना। लेफ्ट में एन टाइप का डायग्राम है। डोनर इंप्योरिटी के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक नया एनर्जी लेवल ED बना लेते हैं, जो कंडक्शन बैंड के आखिरी लेवल से ठीक थोड़ा सा नीचे होता है। इनके बीच का गैप इतना कम है कि इलेक्ट्रॉन्स फुदक कर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। अब राइट में पी टाइप का डायग्राम देखो, एक्सेप्टर इंप्योरिटी एक नया एनर्जी लेवल EA बनाती है, जो वैलेंस बैंड के ठीक थोड़ा सा ऊपर होता है। ये एक ईजी पार्किंग स्पॉट की तरह है, जहां वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स आराम से जा सकते हैं और पीछे होल छोड़ जाते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि डोपिंग एनर्जी गैप के बीच में एक स्टेपिंग स्टोन या शॉर्टकट बना देती है, जिससे चार्ज कैरियर्स बनाना बहुत आसान हो जाता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर बना लिया जिसमें बहुत सारे होल्स हैं, हमने एन टाइप भी बना लिया जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आएगा इस चैप्टर का क्लाइमैक्स। क्या होगा अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें? जब हम एक पी टाइप और एक एन टाइप मटेरियल को आपस में जोड़ते हैं तो बनता है एक पीएन जंक्शन। बच्चों, ये सिंपल सा जंक्शन ही सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जैसे डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, LEDs, सोलर सेल्स सबका दिल है, उनका हार्ट है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अब हम इन 2 अलग अलग मटेरियल्स को जोड़कर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की नींव रखने जा रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। जैसे ही पीएन जंक्शन बनता है, 2 प्रोसेसेस एक साथ शुरू हो जाते हैं। स्टेप 1, डिफ्यूजन। सिंपल लॉजिक है, पी साइड में होल्स की भीड़ है, एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स की, तो नेचुरली होल्स पी साइड से एन साइड की तरफ भागेंगे और इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से पी साइड की तरफ। इमेजिन करो एक रूम के कॉर्नर में परफ्यूम स्प्रे किया, वो पूरे रूम में फैल जाता है ना। सेम चीज इस चार्ज मूवमेंट से बनता है डिफ्यूजन करंट। स्टेप 2, ड्रिफ्ट। लेकिन एक ट्विस्ट है, जब होल पी साइड से जाता है वो पीछे एक नेगेटिव आयन छोड़ जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन एन साइड से जाता है वो पीछे एक पॉजिटिव आयन छोड़ जाता है। जंक्शन पर इन इमोबाइल आयंस की एक दीवार बन जाती है जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है। ये फील्ड अब चार्जेस को ऑपोजिट डायरेक्शन में धकेलता है, जिससे एक ड्रिफ्ट करंट बनता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि जंक्शन फॉर्मेशन एक टग ऑफ वॉर है डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट के बीच। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। एक टाइम आता है जब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और इक्विलिब्रियम आ जाता है। तब जंक्शन पर क्या होता है? ध्यान से डायग्राम देखो। जंक्शन के आसपास एक ऐसी लेयर बन जाती है जहां कोई मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन ना होल। इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन, क्योंकि ये मोबाइल चार्जेस से डिप्लीट यानी खाली हो चुकी है। इस रीजन में सिर्फ वो इमोबाइल पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। इन आयंस की वजह से यहाँ एक परमानेंट पोटेंशियल बैरियर बन जाता है, एक इलेक्ट्रिक वॉल जो और चार्जेस को क्रॉस करने से रोकती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इक्विलिब्रियम में पीएन जंक्शन पर एक ऐसी बैरियर रीजन बन जाती है जहां कोई फ्री चार्ज नहीं होता।
अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो बच्चों, आज हमने एक पूरी कहानी देखी। हमने मटेरियल्स के क्लासिफिकेशन से शुरू किया, एनर्जी बैंड थियरी से उनका बिहेवियर समझा, फिर डोपिंग की मैजिकल टेक्निक सीखी और आखिर में पी टाइप और एन टाइप को जोड़कर पीएन जंक्शन बनाया। ये पीएन जंक्शन, ये डिप्लीशन रीजन, ये पोटेंशियल बैरियर, यही डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। लेकिन सवाल यह है कि ये सिंपल सा जंक्शन, ये छोटी सी दीवार आखिर करंट के फ्लो को कंट्रोल करके हमारी पूरी दुनिया को पावर कैसे करती है? हाउ? इसका जवाब हम अगले लेक्चर में देखेंगे, जब हम इस जंक्शन पर बैटरी लगाएंगे, यानी बायसिंग सीखेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हमने बिल्डिंग ब्लॉक बना लिया है।